स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है चंदन शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस रिवीजन लेक्चर। जैसा कि आपको बताया था कि इस वीक हम रिवीजन के ऊपर फोकस करने वाले हैं, क्योंकि देखो इस बात को बहुत अच्छे से समझो कि करंट अफेयर्स एक नेवर एंडिंग कॉम्पोनेंट है। तो इस नेवर एंडिंग कॉम्पोनेंट को अच्छे से प्रिपेयर कैसे करें? क्या हम बस आगे बढ़ते जाएं और पीछे जितना पड़ा है उसको दिमाग से निकालते रहें, या फिर हम एक बाउंड्री क्रिएट करें और उस बाउंड्री के अंदर अच्छे से चीज़ों को पढ़ें, समझें और रिवाइज करते रहें? ऑब्वियसली द सेकंड ऑप्शन इज बेटर। एंड आप किसी भी यूपीएससी टॉपर से अगर पर्सनली बात करेंगे तो वो भी इसी बात को एग्री करेंगे, राइट? उनकी भी यही स्ट्रैटेजी रही कि अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखो, बट उन सोर्सेज में अच्छे से चीज़ों को पढ़कर उनकी रिवीजन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी वजह से हमने इस इनिशिएटिव में रिवीजन के ऊपर फोकस देते हुए इस हफ्ते मंथली रिवीजन के ऊपर एक सेशंस लिए हैं, ठीक है? तो आज के सेशन में भी जैसे हमने पिछले सेशन में किया, हम दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। और जैसे आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स की रिवीजन में व्हाट हैपन्स, यहाँ क्या चीज़ ज़रूरी होती है कि वाइल रिवाइजिंग करंट अफेयर्स, अगर हम डिवाइड कर दें करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज, इफ़ वी डिवाइड करंट अफेयर्स टॉपिक्स के हिसाब से, तो उसके ऊपर ग्रिप बनानी काफ़ी आसान हो जाती है। तो यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं करंट अफेयर्स की अंडर डिफरेंट हेड्स, जैसे कि इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटी, साइंस एंड एनवायरनमेंट और आर्ट एंड कल्चर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ चुनिंदा आर्टिकल्स को नहीं हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, हम मुद्दों को डिस्कस कर रहे हैं, और इसमें अलग अलग आर्टिकल्स और अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट किया है। एंड दैट इज एक्चुअली द ब्यूटी ऑफ इंडियन एक्सप्रेस सीरीज। डेली बेसिस पे जो भी बच्चा मेरे साथ ये सीरीज लगा रहा है तो उसको पता है कि रोज के बेसिस पे हम मुद्दों को डिस्कस करते हैं। उसमें थर्ड आई एंगल से कुछ एडिशनल पॉइंट्स एंड इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको बताता हूँ, विच गोज अ लॉन्ग वे इन एडिंग वैल्यू टू योर करंट अफेयर्स प्रिपरेशन। क्योंकि सिर्फ अखबारों के ही आर्टिकल्स के बेसिस पर अगर पेपर बनता, फिर तो जो भी अखबार पढ़ रहा है वो बड़े आराम से पेपर क्लियर कर लेता, लेकिन ऐसे नहीं होता। हमें स्मार्ट बनना है और अखबार में जो मुद्दा दिया गया है उसकी रेफरेंस लेते हुए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी कवर करनी चाहिए। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। तो इकोनॉमी के पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दूं दोस्तों कि अगर आप इंटीग्रेटेडली कंप्लीट यूपीएससी आईएएस प्रिपरेशन कर रहे हैं और 2024 आपका टारगेट है, तो प्रीलिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन गेट है, इसको क्लियर करोगे तभी मेंस लिख पाओगे। तो आपकी शानदार प्रीलिम्स की तैयारी के लिए स्टडी IQ ने एक क्रैश को स्टार्ट किया है, विच इज कॉल्ड एज SIP प्लस प्रोग्राम। इसकी क्लासेस 5 फरवरी से स्टार्ट हुई एंड यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर बैच एंड गेट द हाईएस्ट डिस्काउंट बाय यूजिंग द कोड CS Live। इस बैच के अंदर आपकी लाइव क्लासेस के बाद आपका डेली टेस्ट होगा, जिससे कि आपकी आंसर सॉल्विंग कैपेबिलिटी इंप्रूव होगी एंड पूरा का पूरा सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिवली एंड कंसोलिडेट करते हुए 30 अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि इसमें रिवीजन के ऊपर हमारा फोकस रहेगा एंड आवर फोकस इज ऑन कंसोलिडेशन, देयरफॉर थिंग्स विल गो फास्ट इन दिस पर्टिकुलर बैच, ठीक है? तो इस लिहाज से ये जरूरी है कि आप इसमें, अगर किसी ने अभी तक एनरोल नहीं किया तो जल्द से जल्द एनरोल कर लें, ताकि डे 1 से क्लासेस के साथ आइडियली कनेक्टेड रहना चाहिए था। तो अभी ओरिएंटेशन ही हुई है, तो अब इसमें मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होने वाला है। तो पहली क्लास जो मॉडर्न हिस्ट्री की होगी उसमें, उसके शुरू होने से पहले आपको इसमें एनरोल करना है। सो डू दैट। हैविंग सेड दैट, इकोनॉमी के आर्टिकल्स को एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। GDP के ऊपर एक आर्टिकल आया जिसमें हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता लगता है और इकोनॉमी में चल रहे कुछ ट्रेंड्स के बारे में पता लगता है। ये ट्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने रिलीज किए, जहां पर हमें पता लगता है कि फाइनेंशियल ईयर 24 यानी कि 2022-23 का जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसके सेकेंड क्वार्टर में हमारी इकोनॉमी ने 7.6% की इकोनॉमिक ग्रोथ रजिस्टर की है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि ज़्यादातर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का मानना था कि भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ 7% से कम रहेगी। सिर्फ RBI था जिसका मानना था कि ये 7.2% के आसपास रहेगी, 7% से ज़्यादा रहेगी। एंड प्रूव होता है कि RBI, इसके क्रेडेंशियल्स इंप्रूव हो गए और ये बात इसने सही कही थी, राइट? सो आने वाले टाइम में जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठेगी तो हो सकता है कि वो रेट्स को या रेपो रेट्स को इंक्रीज ना करे, ठीक है? क्योंकि चक्कर ये है दोस्तों कि इन्फ्लेशन की भी प्रॉब्लम चल रही है। ये कई बार मैं अपने सेशंस में भी बता चुका हूँ कि कोविड पैंडेमिक में लॉकडाउन लगने के बाद सरकार को लिक्विडिटी पुश करनी पड़ी ताकि लोग भूखे ना मर जाएं। उसकी वजह से मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ गया। जब कोविड का लॉकडाउन हटा तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी रिज्यूम हो गई, तो एक्सेस लिक्विडिटी आ गई। जब एक्सेस लिक्विडिटी होती है तो इसका मतलब है कि मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा है। ज्यादा मनी सप्लाई का मतलब है कि लोगों के हाथों में पैसे ज्यादा हैं, ठीक है? इसमें ना मैक्रो इकोनॉमिकली देखना है।
अब इस चीज़ को फोकस नहीं करना स्टार्ट कर देना कि नहीं जी ये इंसान के पास तो कम पैसे हैं, उसके पास ज़्यादा नहीं। हमें ब्रॉड ओवरव्यू लेना है, मैक्रो इकोनॉमिकली देखना है। तो जब मनी सप्लाई ज़्यादा है, इट मीन्स कि लोगों के पास पैसे ज़्यादा हैं, ज़्यादा परचेजिंग पावर है, जिससे कि डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, कि अगर मेरी परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो मेरे कंजम्पशन भी बढ़ जाएगी, और कंजम्पशन बढ़ेगी यानी डिमांड अगर बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ जाते हैं, राइट। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई का करता है, इस हाई मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है, खींचने की कोशिश करता है। उसके लिए उनके पास एक टूल है मॉनेटरी पॉलिसी का, जिसमें कि इंटरेस्ट रेट्स को वो बढ़ा देते हैं। जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो आप और हम जैसे लोगों को इंडिकेशन मिलती है कि खर्चा करने के बजाय हम अपने पैसे को बैंक में या किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट में सेव कर देंगे तो इंटरेस्ट अच्छा मिलेगा, उस पर ब्याज अच्छा मिलेगा और हमारा वो मनी ग्रो करेगा। ठीक है, जबकि अगर मैं कोई मोबाइल या लैपटॉप लूंगा वो डेप्रिशिएट ही करेगा। तो एक सिग्नल जाता है, ज़्यादातर लोग अपना पैसा फिर बैंक्स के अंदर पार्क करना शुरू कर देते हैं, तो एक्सेस मनी खींचा जाता है। दूसरी तरफ अगर डिमांड ज़्यादा है तो कंपनीज भी या बिजनेसेस भी अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कुछ लोन्स लेते हैं, राइट। उसमें पर्पस ये होता है कि डिमांड को फुलफिल किया जाए, मुनाफा कमाया जाए, लोन वापस कर दिया जाए। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो दो चीजें होती हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो सिग्नल ये आता है कि डिमांड घटेगी इससे, और दूसरा क्या है कि इंटरेस्ट बढ़ने से आपको किस्त ज्यादा देनी पड़ेगी, तो कंपनीज अपने ये प्लान्स को पोस्टपोन कर देती हैं, राइट। तो ओवरऑल मार्केट में से मनी सप्लाई रेगुलेट हो जाता है, राइट। डिमांड एक तरीके से कम हो जाती है, लेकिन इसका एक फॉल आउट ये होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम हो जाती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ाते रहोगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम हो जाएगी। अब आरबीआई पिछले कई महीनों से ना इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा मुशद्दत कर रहा था, क्योंकि जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी थोड़ी सी इन्फ्लेशन तो होगी ही, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ जब होती है तो मनी सप्लाई भी बढ़ता है इकोनॉमी के अंदर, मार्केट के अंदर। ठीक है, और उससे इन्फ्लेशन होनी ही है, राइट। तो इन्फ्लेशन को और इकोनॉमिक ग्रोथ को बैलेंस करने के लिए आरबीआई बहुत ही ज़्यादा धर्म संकट में था, राइट। अब ये देखा जा रहा था कि इकोनॉमिक ग्रोथ अगर 7% से कम है तो आरबीआई को थोड़ी सी ढील देनी पड़ेगी, ताकि थोड़ी सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ के बिजनेसेस अच्छा परफॉर्म कर सकें। लेकिन अब ग्रोथ की प्रोजेक्शन 7.6% आई है, इसने ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर की भी हमारे प्रोस्पेक्ट्स को इंप्रूव कर दिया है। सो हो सकता है आरबीआई रेपो रेट के ऊपर बहुत ज्यादा बड़ा पॉलिसी डिसीजन ना ले, इट मे कीप रेपो रेट्स अनचेंज्ड, राइट। सेकेंडली, अब यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं जीडीपी से रिलेटेड। जीडीपी कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। जीडीपी का बेसिकली कॉन्सेप्चुअल मीनिंग तो यही है दैट फाइनल वैल्यूज ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री, राइट, फॉर इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज जीडीपी। ठीक है, तो इससे हमें एक कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितनी हो रही हैं, कितने उसमें गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं, इसका एक आइडिया लगता है। लेकिन एक इकोनॉमी में कई सारे सेक्टर्स काम करते हैं। अब हर सेक्टर की आउटपुट को अगर हम देखें, ठीक है, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है, एक गाड़ी बनी, उस गाड़ी की वैल्यू पता लगी, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट पे वो गाड़ी हमने देखी, राइट। तो उसमें से जो इनपुट कॉस्ट एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर ने लगाई उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको क्या पता लग जाता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर ने इकोनॉमी में कितनी वैल्यू एडिशन की, राइट। अब जब सभी सेक्टर्स की इस वैल्यू एडिशन का आप टोटल निकालेंगे, उससे भी आपको नेशनल इनकम पता लग जाती है। और जीडीपी में वैसे ही फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम कर रहे हो तो उससे भी नेशनल इनकम का आइडिया लग जाता है। तो दोनों ही प्रोसेसेस नेशनल इनकम का आइडिया देते हैं, बट जीडीपी इज रेलिवेंट व्हेन वी हैव टू कंपेयर our economy with some other economy और performance of our economy this year with that of previous year, तो उसमें जीडीपी काम आती है। अगर हमने सेक्टर्स की परफॉर्मेंस देखनी है तो जीवीए काम आती है। इसमें हमें ये पता लग जाता है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ की स्टोरी में कौन सा सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है। अकॉर्डिंगली ऐसी पॉलिसीज ली जा सकती हैं जिससे कि वो सेक्टर थोड़ा और इंप्रूव करे एंड बैलेंस्ड ग्रोथ हमारी रहे और लॉन्ग टर्म सस्टेन ग्रोथ हम कर पाए। ठीक है, तो इसमें जीडीपी और जीवीए के बीच का रिलेशन जो है वो इस इक्वेशन से, ये स्टैटिक पार्ट है, आप अपनी एनसीईआरटीज में भी पढ़ते हैं। और जो लोग एनसीईआरटीज अभी नहीं पढ़े, राइट, उनको मैं बताऊंगा कि देखो फोमो अगर हो रहा है ना कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ी अब क्या करूं, छठी से लेकर 12वीं, तो एक बड़ा ही सिंपल सोल्यूशन है। स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पे जाइए और वहां पर सेट ऑफ 5 सिंप्लीफाइड एनसीईआरटीज ले लीजिए। इंस्टेड ऑफ रीडिंग सो मेनी बुक्स ऑफ एनसीईआरटीज स्कैटर्ड अवे इन क्लास 6 टू क्लास 12, एक बुक एक सब्जेक्ट और छठी से 12वीं सारी क्लासेस कंप्लीट, उन बुक्स का बहुत फायदा होगा। दे आर अ मस्ट हैव बुक्स आज की डेट में, और स्टडी आईक्यू की ऐप या वेबसाइट पे जाके आप उसे ले सकते हैं। डिस्काउंट अगर आपको चाहिए तो CS लाइव कोड का आप प्रयोग कर सकते हैं, उससे आपको स्टडी आईक्यू के किसी भी कोर्स या किसी भी बुक के ऊपर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बता चुका हूं कि जीडीपी जीवीए किस तरह से यूज की जा सकती है। एंड इसमें हमें जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो कुछ ऐसी है कि हमारे एग्रीकल्चर इसके और एलाइड सेक्टर में ना रिलेटिवली हमारी जो जीवीए है वो कम हुई है।
तो क्योंकि रूरल इंडिया में ये दो सेक्टर्स प्रोमिनेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, सो इट बेसिकली इंडिकेट्स द इकोनॉमिक स्ट्रेस विच इज बीइंग फेस्ड इन रूरल इंडिया। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में हमें इंप्रूवमेंट दिखी, 13% से जीवीए इंप्रूव हुआ है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 14% ग्रॉस वैल्यू एडेड की ग्रोथ हुई है। तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर जॉब क्रिएशन, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड टू बी जॉब और लेबर इंटेंसिव सेक्टर, तो इसकी ग्रोथ से लेबर या जॉब्स ज्यादा क्रिएट होती हैं। देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड केपेक्स इंटेंशंस। केपेक्स इंटेंशंस का मतलब होता है कि अगर मैं प्राइवेट कंपनी हूं, मेरा मुनाफा हो रहा है, तो मैं कमिट करता हूं कि आने वाले साल में मैं इतना खर्चा करूंगा अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में, जिससे मैं एक नया यूनिट बनाऊंगा, उस यूनिट में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी और मेरा भी मुनाफा बढ़ेगा उससे, राइट। तो हिस्टोरिकली काफी बड़े लेवल पर हमें कैपेक्स इंटेंशंस देखने को मिली हैं, और ये किस बात का इंडिकेटर है कि हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर की बैलेंस शीट्स यानी कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इज क्वाइट इन अ गुड शेप। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर देखो ये याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रेफरेंस के लिए बताया है कि 37 लाख करोड़ रुपीस की कैपेक्स इंटेंशंस हमें 2022-23 में देखने को मिली, राइट। एलाइड एक्टिविटीज की जहां तक बात है, तो एलाइड एक्टिविटीज में ना देखो, एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज की कॉन्ट्रीब्यूशन कम थी, और इसमें एलाइड एक्टिविटीज की एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है इसमें डी एक्सेलरेशन हुई, लेकिन एलाइड एक्टिविटीज में थोड़ा सा राइज देखने को मिला। कंबाइंड तो देखो इंडिकेट कर रहा है कि रूरल स्ट्रेस है, लेकिन अगर हम सेपरेट करेंगे इन्हें तो एलाइड सेक्टर बेटर परफॉर्म कर रहा है। रीजन इसके पीछे कि बैंक्स ने अपनी फाइनेंसिंग सर्विसेज जो है वो बेटर दी हैं लोगों को, तो एलाइड सेक्टर में एंगेज लोग जैसे एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर एंड वेरियस अदर थिंग्स, इसमें लोन्स इजी मिले, लोगों ने अब कुछ उद्यम किया, पैसे कमाए, लोन वापस कर दिए। ठीक है, तो ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी अच्छी शेप में है, 11% इंक्रीज हुआ है इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिससे कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल एसेट फॉर्मेशन हो रही है। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर बढ़ता है सरकार का भी, तो उससे लॉन्ग टर्म एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं विच आर गोइंग टू प्रोड्यूस मोर रिजल्ट्स फॉर इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो ये एक गुड शेप को इंडिकेट कर रहे हैं। इसमें कुछ अब क्वेश्चंस बताएं। क्वेश्चंस इन्होंने कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ना अच्छा परफॉर्म की है, लेकिन इसमें क्योंकि पिछले साल इतनी खराब परफॉर्मेंस थी, तो इसलिए पिछले साल की लो परफॉर्मेंस की वजह से जो ग्रोथ हुई है, ग्रोथ रिलेटिव ग्रोथ ज्यादा मिल रही है। ठीक है, जैसे किसी बच्चे के 60% मार्क्स आए, अब वो 85% लाएगा तो अच्छी ग्रोथ दिख रही है, जबकि 90% लाने वाला अगर 95% लाएगा तो ग्रोथ उसकी कम होगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं कि 60 to 85 जाने में ज्यादा ग्रोथ इसलिए हुई क्योंकि बेस छोटा था, 60 था, और 90 to 95 जाने में कम ग्रोथ हुई क्योंकि बेस बड़ा था, 90 था। तो ऐसी ग्रोथ जो पिछले साल की लोअर परफॉर्मेंस की वजह से ज्यादा नजर आ जाती है, तो उसको कहते हैं बेस इफेक्ट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज बेस इफेक्ट। इसके ऊपर यूपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आ चुका है, राइट। सर्विसेज के ऊपर भी चिंता जताई गई है। हिस्टोरिकली 90s के बाद से खासकर सर्विस सेक्टर ने इकोनॉमी में बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन की है, लेकिन अभी के टाइम पर 4% कंट्रीब्यूशन हुई है ऑफ सब सेक्टर्स लाइक ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एटसेट्रा, राइट। तो ये एग्रीकल्चर में हम इतनी ग्रोथ देखते हैं क्योंकि उसमें कोई कहीं ना कहीं सैचुरेशन सी आ गई है, राइट। लेकिन यहाँ पर 4% की ग्रोथ इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। प्राइवेट कंजम्पशन में टू सम एक्सटेंट डिक्लाइन देखने को हमें मिला है, राइट। एंड ग्लोबली यूएस और यूरोपियन यूनियन, इनमें भी कई सारे इश्यूज की वजह से वहां पर डिमांड कम है, जो हमारे एक्सपोर्ट्स पर एक नेगेटिव इंपैक्ट कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर 2015 में एक क्वेश्चन आया, टैक्स टू जीडीपी रेशियो अगर डिक्रीज करता है तो ये किस बारे में आपको बताता है। ठीक है, व्हाट डज इट इंडिकेट। जब टैक्स टू जीडीपी रेशियो किसी भी कंट्री का डिक्रीज करता है तो ये क्या बताता है। देखो, इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, टैक्स टू जीडीपी रेशो अगर डिक्लाइन करती है तो इससे ये पता लग रहा है कि सरकार के पास जीडीपी या इकोनॉमिक ग्रोथ के मुकाबले जो टैक्सेस आ रहे हैं वो काफी कम आ रहे हैं। ठीक है, तो सरकार के पास जब टैक्सेस कम आ रहे हैं तो इट इज एक्चुअली एन इंडिकेटर ऑफ स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ। क्योंकि जैसे हम इनडायरेक्ट टैक्सेस देते हैं, हर चीज पर 18% या अपनी अपनी स्लैब्स के हिसाब से टैक्स लगता है, तो अगर हम कंजम्पशन कम कर रहे हैं तो वो भी इनडायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन सरकार के पास कम हो रही है। ठीक है, तो ये एक स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का इंडिकेटर माना जाता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक बार टैक्स आने पर सरकार आगे कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है वो एक अलग कहानी है। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद टैक्स टू जीडीपी रेशो। सो स्टेटमेंट 1 इसका करेक्ट है, ए इसका करेक्ट आंसर है, राइट। आगे चलते हैं, अनियंस को डिस्कस करते हैं। अनियन के ऊपर ना मार्च 2024 तक सरकार ने एक्सपोर्ट बैन लगा के रखा है। ठीक है, और इसी के साथ ना वीट का भी जो हमारा स्टॉक लिमिट है, राइट, उसको भी इन्होंने क्या कहा है कि जो होलसेलर्स हैं, राइट, जो बड़ी क्वांटिटी में आगे सप्लायर्स को प्रोवाइड करते हैं वीट,
वो 1000 टन तक का वीट जो है वो स्टोर कर सकते हैं। पहले ये 2000 टन था, और जो रिटेलर्स हैं ये केवल 5 टन तक का वीट रख सकते हैं। जो रिटेलर्स कौन होते हैं? जो हम जैसे, आप और हम जैसे आम इंसान को जो गेहूं या आटा वगैरह देंगे, तो वो 5 टन तक रख सकते हैं। ठीक है, इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर ज़्यादा क्वांटिटी होलसेलर्स और रिटेलर्स के पास रहेगी तो एंड कंज्यूमर तक क्या हो सकता है कि वो एक तरह से इनडायरेक्ट होर्डिंग हो सकती है, सप्लाई कम हो सकती है, मार्केट में उसकी फ्लो कम होगा, तो उससे प्राइसेस बढ़ सकते हैं इन फूड एलिमेंट्स के, फूड आइटम्स के। फूड आइटम के प्राइस बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ेगी इनकी, और उसका असर गरीब व्यक्ति पर सबसे ज़्यादा देखा जा सकता है। ठीक है, और अनियंस की जहाँ तक बात करें, इसमें भी लॉजिक वही है। ठीक है, अनियन जो है, अनियन को अगर हम एक्सपोर्ट बैन करेंगे तो डोमेस्टिक सप्लाई उसकी बढ़ेगी, जिससे कि उसके प्राइसेस कंट्रोल में रहेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि एडवर्स वेदर और लोअर प्रोडक्शन की वजह से डिमांड हमारी बढ़ रही है, लेकिन वेदर कंडीशंस की वजह से अनियन की सप्लाई शायद उतनी ना हो, और उसमें से भी अगर हम एक्सपोर्ट करते रहेंगे तो भारत में अनियन का प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। एंड बिकॉज इट इज़ अ स्टेपल कमोडिटी इन द फूड कुक्ड। ठीक है, कोई भी खाना आप बनाते हो, दाल वगैरह कोई भी सब्जी, उसमें अनियन का तड़का लगता है। तो अगर इसकी प्राइसेस में कोई भी दिक्कत आती है तो इट विल बी अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर अस। ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी पर भी इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। अब अनियन पर ये डिस्कशन थी, ये इशू था, इससे रिलेटेड हमें थर्ड आई एंगल कवर करना पड़ेगा। तो अनियन की प्रोडक्शन भारत में क्या है, अनियन किस तरह की क्रॉप है, ये चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अनियन पूरी दुनिया में एक इंपॉर्टेंट हॉर्टिकल्चर कॉमोडिटी है। हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल्स वगैरह ये सब कल्टीवेट किया जाता है। इसकी मेडिसिनल वैल्यूज भी होती हैं और खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ अनियन इन द वर्ल्ड। चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ अनियन। राइट, भारत में सेकेंड लार्जेस्ट होने के साथ साथ महाराष्ट्र इज द स्टेट जहां पर अनियन की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होती है, एंड 42.53% ऑफ द अनियन प्रोडक्शन इन इंडिया इज बाय महाराष्ट्र। सेकंड इज मध्य प्रदेश। ठीक है, और यहां पर मैप में आपको टॉप अनियन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के बारे में पता लग जाएगा। ठीक है, फर्स्ट इज महाराष्ट्र, सेकंड इज मध्य प्रदेश, थर्ड इज कर्नाटका, फोर्थ इज गुजरात, फिफ्थ इज राजस्थान, सिक्स इज बिहार, सेवेंथ बंगाल, एट्थ आंध्र प्रदेश, नाइन्थ तमिलनाडु, एंड 10th इज हरियाणा। ठीक है, टॉप 10 स्टेट्स आपको अनियन प्रोडक्शन की पता लगी। इसी के साथ अगर अनियन की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये सेंट्रल एशियन रीजन्स, उज्बेकिस्तान एटसेट्रा, ये सारे एरियाज, चाइना, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान में काफी देर से कल्टीवेट किया जा रहा है। 3200 BC में इजिप्शियन टॉम्स में दीवारों के ऊपर हमें अनियन की रेफरेंस मिलती है, और अनियन को इटर्निटी का भी प्रतीक माना जाता था। इसलिए इनके राजाओं को जब दफनाया जाता था, या इनकी जो मम्मियां बनती थी राजाओं की, फराउस की, तो उनके साथ अनियन रखा जाता था। चरक संहिता, हमारे आयुर्वेद में भी इसकी काफी अच्छी रेफरेंस की जाती है, फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। तो उसमें अनियन को डायूरेटिक एलिमेंट कहा गया है। इस डायूरेटिक प्रॉपर्टी की वजह से अनियन अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपकी यूरिनेशन इंप्रूव होती है, जिससे कि बॉडी का एक्सेस वाटर रिलीज हो जाता है, तो डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है आपकी बॉडी की। हार्ट एलिमेंट्स, डाइजेशन और आईसाइट, इन चीजों से भी मतलब बॉडी काफी बची रहती है। राइट, नाउ व्हाट काइंड ऑफ क्रॉप इज अनियन? अनियन एक टेम्परेट क्रॉप है। हालांकि इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ अनियन, एंड इंडिया, इसमें ट्रॉपिकल क्लाइमेट हमें ज्यादा मिलता है, लेकिन अनियन एक टेम्परेट क्रॉप है। लेकिन टेम्परेट क्रॉप होने के बावजूद भी ये काफी एक ब्रॉड कैटेगरी ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस में कल्टीवेट हो जाता है। तभी भारत में बड़े आराम से ये महाराष्ट्र में कल्टीवेट हो जाता है, और महाराष्ट्र लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ अनियन भी है इन इंडिया। राइट, अब किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस इसको चाहिए अपनी कल्टीवेशन के लिए? तो इसमें दो फेजेस होती हैं, एक होती है वेजिटेटिव फेज एंड द अदर वन इज बल्ब डेवलपमेंट। वेजिटेटिव फेज में अनियन की पौध ग्रो करती है, और बल्ब डेवलपमेंट में ये वाला पोर्शन जो हम खाते हैं ये डेवलप करता है। वेजिटेटिव फेज के लिए 13 डिग्री से 24 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हमें चाहिए, और बल्ब डेवलपमेंट के लिए 16 से 25 डिग्री सेल्सियस। आई नो इन दोनों में डिफरेंस बहुत ही कम है, लेकिन इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि बल्ब डेवलपमेंट के टाइम पर रिलेटिवली वार्म क्लाइमेट कई बार काम आ जाता है। ठीक है, बाकी लगभग सेम ही रेंज है, तो इट ग्रोज वेल बिटवीन 13 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दोनों वेजिटेटिव एंड बल्ब फेज। 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसके लिए अच्छी मानी जाती है, और एनुअल रेनफॉल होनी चाहिए 650 टू 750 mm। सेंटीमीटर्स में ये बन जाएगा 65 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, और मॉनसून पीरियड में अगर अच्छी रेनफॉल होती है दैट इज ऑल्सो गुड फॉर onion cultivation. Now, what kind of crop is onion? Is it a fruit? Is it a root? Is it a stem or what? तो अगर हम अनियन को ऑब्जर्व करेंगे, अनियन एक्चुअली एक मॉडिफाइड स्टेम है। ठीक है, ये जो गंडा कहते हैं ना अनियन का जिसको, दैट इज अ मॉडिफाइड स्टेम, जिसे ट्यूनिकेटेड स्टेम या ट्यूनिकेटेड बल्ब कई बार कह दिया जाता है।
अनियन के नीचे ये वाला पोर्शन इट इज द रूट्स, राइट। और इस स्टेम को क्या करते हैं, इस स्टेम के ऊपर ये जो पिंक कलर का पोर्शन जो हम कंज्यूम करते हैं, दे आर एक्चुअली लीव्स ऑफ अनियन। ये सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। ये लीव्स हैं अनियन के, राइट। एंड इसमें दो तरह के लीव्स हमें दिखते हैं, फ्लैशी लीव्स एंड स्केली लीव्स। फ्लैशी लीव है कि आप बाहर का जो परत होती है अनियन की, जो जनरली जब सब्जी वाले भैया से आप अनियन लेते हो, बाहर बड़े पतले पतले से स्केली से लीव्स होते हैं, राइट। और उसके नीचे एकदम शाइन करने वाले फ्लैशी लीव्स होते हैं, राइट। तो ये जो स्केली लीव्स होते हैं ये एक सिर्फ कवरिंग की तरह काम करते हैं। फ्लैशी लीव्स के अंदर अनियन अपना फूड स्टोर करता है, राइट। सेम चीज गार्लिक में भी होती है और यही फूड फिर हम कंज्यूम करते हैं, इससे हमें कई न्यूट्रिशनल वैल्यू भी मिलती है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट अनियन, राइट। तो आप देख सकते हो कि मुद्दा तो बड़ा छोटा सा था, लेकिन उसकी डिस्कशन अगर हम करेंगे तो उससे हमें काफी कुछ पता लगता है, अनफर्लिंग हो जाती है। और यूपीएससी को अगर समझना चाहते हो तो थर्ड आई एंगल जब तक आप कवर नहीं करोगे, और मेरे साथ डेली बेसिस पे कवर करना बहुत जरूरी है इन इंडियन एक्सप्रेस सीरीज, तभी डेली बेसिस पे एक एक घंटा जब दोगे ना, तब जाके इंटरनलाइज होंगी चीजें, राइट। जो भी कोई एक्सपेक्ट करता है कि डेली बेसिस पे चलो मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, एक साल के बाद कहीं से पीटी 470 570 420 ये मिलेगा उसको पढ़ लूंगा, वो स्ट्रैटेजी नहीं करेगी काम, ठीक है। उसमें बहुत सारी काटापिटी हो जाती है। जिस डेप्थ में, जिस प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ डेली बेसिस पे हम चीजों को कर सकते हैं ना, इकट्ठा एक साथ करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। आप खाना भी जब खाते हैं एक टाइम का, एक बार खाना खाते हैं, अगर हफ्ते का खाना एक साथ खाने की कोशिश करोगे आप 100% बीमार पड़ेंगे। इसका आंसर क्या है, लेट अस सी। Onion is a tropical crop. It is a root and grows underground. It can grow well in areas with annual rainfall of 650 to 700 mm with good distribution in monsoon season. तो third statement सिर्फ 2 है. This is false. This is again false. It's not tropical. It's temperate crop but can grow in tropical regions. It's not root but a tunicated stem. ठीक है, onion is a tunicated stem. ठीक है, तो दो स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं, एक ही ट्रू है, आंसर ए बन गया। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का सोर्स आपको बता दिया है, अनियन इज अ टेम्परेट क्रॉप। ठीक है, इस पे कोई डाउट नहीं चाहिए मुझे, पल्ले बांध लो इस चीज को। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रीन वॉशिंग टर्म ये न्यूज में काफी चल रही थी, इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन है आपके सामने 4। इन्वेस्टमेंट बाय अ कंपनी, ग्रीन वॉशिंग क्या है? इन्वेस्टमेंट बाय अ कंपनी इन क्लाइमेट फ्रेंडली इनिशिएटिव्स टू रिड्यूस इट्स कार्बन एमिशंस। इट इज issuing of a bond by public or private company to raise funds for its climate-friendly green projects. It is subsidies offered by government to private companies that are investing significantly to transit towards low carbon emissions, या none of the above. ठीक है, तो कंपनी क्लाइमेट फ्रेंडली इनिशिएटिव्स में इन्वेस्ट करे, ठीक है, ये नहीं है आंसर। ग्रीन बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड रेस करे कोई कंपनी पैसे लेने के लिए, ठीक है, जिससे कि वो अपने ग्रीन प्रोजेक्ट्स फंड कर सके, ये भी सही नहीं है। सब्सिडीज ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट टू प्राइवेट कंपनीज दैट आर इन्वेस्टिंग इन सिग्निफिकेंटली टू ट्रांजिट टू लो कार्बन एमिशंस, ये भी नहीं है। ठीक है, ये तीनों ही स्टेटमेंट्स गलत है, हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। सो अब ग्रीन एमिशन है क्या और ये न्यूज में क्यों आया? ठीक है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। एंड उससे पहले आप सभी को बता दूं कि आगे बढ़ने से पहले कि देखो, अगर आप फुल फ्लेज यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट यू प्रिपेयर इट कॉम्प्रिहेंसिवली। और उसके लिए हमारा एक कोर्स है कॉल्ड एज P2I न्यू ईयर बैच। इसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक आपकी सभी स्टेजेस का ध्यान रखा जाता है एंड आपकी काफी अच्छी प्रिपरेशन होती है। इसमें एडमिशन लेने के लिए आप StudyIQ की वेबसाइट पर जा सकते हैं। ठीक है, व्हेन यू ओपन द वेबसाइट यू विल बी एबल टू सी समवॉट दिस पेज। यहाँ पर आप यूपीएससी फाउंडेशन P2I लाइव बैचेस में जाएंगे एंड हियर यहां पर आपको इस बैच के बारे में पता लग जाएगा। ठीक है, थर्ड बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें एडमिशंस 6 फरवरी को क्लोज होने वाली हैं। तो जिसने अभी तक सोच लिया था कि मैं हाँ प्रिपरेशन करूंगा लेकिन सीरियस प्रिपरेशन के लिए कोई कोर्स चाहते हैं, तो इसमें वो फायदा ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पर CS Live कोड अप्लाई करोगे तो देखो, अदरवाइज 36,000 का ये कोर्स है, बट आफ्टर अप्लाइंग द कोड CS Live इट विल कॉस्ट यू ओनली ₹24,000। इस कोर्स के अंदर आपको सब कुछ मिल रहा है जो आपकी प्रिपरेशन के लिए जरूरी है। ठीक है, चाहे वो आपकी फाउंडेशन की बात करें, मेंटरशिप की बात करें, प्रीलिम्स की कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज की बात करें, या मेंस की टेस्ट सीरीज की बात करें, या मेंस के लिए आंसर राइटिंग की बात करें, सब कुछ इसमें मिल रहा है। लाइव क्लासेस, डेली आंसर राइटिंग, वीकली MCQ टेस्ट, करंट अफेयर प्रोग्राम, एवरीथिंग विल बी देयर। सिलेबस इसका 30 दिसंबर तक हमने कंप्लीट कर देना है। उसके बाद आपका प्रीलिम्स स्टार्ट हो जाएगा। प्रीलिम्स के बाद आपका मेंस की तैयारी एडवांस्ड बैच में हम स्टार्ट करेंगे। राइट, यहां पर इंटीग्रेटेड तैयारी होगी प्री प्लस मेंस, लेकिन उसके बाद कंसोलिडेट करना जरूरी है। तो वो प्री के टाइम पर प्री का कंसोलिडेशन, मेंस के टाइम पर मेंस का कंसोलिडेशन, इंटरव्यू के टाइम पर इंटरव्यू की गाइडेंस। हैविंग सेड दैट,
ग्रीन वॉशिंग के बारे में अब आपको थोड़ा सा मैं बता दूं। ग्रीन वॉशिंग में ऐसा है कि ग्रीन वॉशिंग मीन्स कि जब कंपनीज एक तरीके से आपका आई वॉश करते हैं टू से कि हमारा प्रोडक्ट जो है बहुत ही एनवायरमेंट फ्रेंडली है, बहुत ही इको फ्रेंडली है, लेकिन रियलिटी में वो झूठ हो, उसको ग्रीन वॉशिंग कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ग्रीन वॉशिंग। और इसमें न्यूज में इसलिए था क्योंकि यूनाइटेड किंगडम के एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने एयर फ्रांस, लुफ्थांसा और एतिहाद के ऊपर इनके एडवर्टाइजमेंट्स को बैन लगा दिया। ये एयरलाइंस क्लेम कर रही थी कि ये काफी क्लाइमेट फ्रेंडली एक्टिविटीज कर रही हैं, तो इनको सपोर्ट करो, इन्हीं में अपनी टिकट्स बुक कराओ, जबकि पता लगा कि ऐसा कुछ खास था नहीं। ठीक है, ये सिर्फ कहने की बात थी। एयरलाइंस जो हैं उनका ऐसा कहना मतलब सीरियस है, और यूरोप में जो है क्लाइमेट को लेकर रिलेटिवली सेंसिटिविटी थोड़ी ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ पर लोग उन ब्रांड्स को प्रेफर करते हैं विच आर रिलेटिवली मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। अगर हम एविएशन इंडस्ट्री की बात करें तो जितना भी ह्यूमंस द्वारा CO2 एमिशन होता है उसका 2.5% एविएशन इंडस्ट्री द्वारा होता है। तो अगर ये लोग अपने प्रोसेसेस को थोड़ा इंप्रूव करते हैं तो उससे काफ़ी हद तक हम अपना कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस कर सकते हैं। और अगर आप और हम जैसे लोग ऐसी कंपनीज को सपोर्ट करेंगे विच आर वर्किंग ऑन दिस, तो इट विल बी अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। सो ग्रीन वॉशिंग इज बेसिकली the manipulation by the companies by which they claim that their products and services they follow an eco-friendly and environment-friendly approach, but that is not true, right? So तीनों statements जो आपने देखी थी उसमें से कोई भी चीज उसके बारे में नहीं बता रही थी, इसलिए none of the above हमारा आंसर था। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले इसको 1986 में जे वेस्टरवेल्ड नाम के एक व्यक्ति ने यूज किया था। ये जॉन सीना जैसे दिखने वाले अंकल, ठीक है, यही जे वेस्टरवर्ल्ड हैं, एन अमेरिकन एनवायरमेंटलिस्ट, एंड ही कॉइंड द टर्म ग्रीन वॉशिंग। ठीक है, एक और एग्जांपल है जर्मनी में ना वॉक्सवैगन स्कैंडल के नाम से एक इंसिडेंट बहुत फेमस हुआ था। यहां पर वॉक्सवैगन ने क्या किया था कि उनकी एमिशन टेस्टिंग होती थी जब गाड़ियों की उन्होंने अंदर एक चिप लगा रखा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। वो चिप क्या करता था कि वो आइडेंटिफाई कर लेता था जब भी गाड़ी की एमिशन टेस्टिंग होती है ना, तो एक स्पेसिफिक कंडीशंस में उसको चलाया जाता है, तो वो पिक कर लेता था कि अच्छा मेरी टेस्टिंग हो रही है। उस टेस्टिंग के दौरान वो चिप कंट्रोल पैनल को यूज करते हुए अपने कार्बन इंटरनल कंबशन एमिशन में से कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता था। लेकिन आप और हम जैसे लोग जब यूजुअल डेज में या यूजुअली उसको चलाएंगे तो उसमें ज्यादा कार्बन प्रोड्यूस होगी। तो ये भी एक तरीके की मैनिपुलेशन है, और ये वॉक्सवैगन स्कैंडल के नाम से काफी प्रसिद्ध और प्रचलित हुआ था। इंटरनेशनल नॉर्म्स की अगर हम बात करें तो COP27 जो कि इजिप्ट के शर्म शेख में हुआ था, ठीक है, ये भी जरूरी है, पता होना चाहिए कि कहां पे है। शर्म शेख में COP27 हुआ था। वहां पर UN के सेक्रेटरी जनरल ने कहा था कि ग्रीन वॉशिंग को लेकर हमारी जीरो टॉलरेंस रहेगी, बिकॉज दिस इज अ मैनिपुलेशन, और इससे हमें कोई फायदा नहीं, उल्टा नुकसान ज्यादा होगा। यूरोपियन यूनियन ने भी एक रिसेंटली स्टेप लिया जहां पर उन्होंने दुनिया में पहली बार ग्रीन बॉन्ड स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस किए। व्हाट इज ग्रीन बॉन्ड? बेसिकली ग्रीन बॉन्ड्स ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे पैसे रेज किए जा सकते हैं, जिससे कि जो इन्वेस्टर है वो इसमें इन्वेस्ट करके इंश्योर कर रहा है कि ये पैसा जो कंपनी के पास जा रहा है वो इको फ्रेंडली या एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेगी, राइट? तो यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, ग्रीन बॉन्ड स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस किए, यानी कि इन बॉन्ड्स को इशू करने के लिए सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगी और उसी के हिसाब से इन्हें इशू किया जाएगा, राइट? सो दिस इज अ क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग। और यूरोप पूरी दुनिया में सबसे बड़ा इशूअर है ग्रीन बॉन्ड्स का, राइट? मोर देन हाफ ऑफ द ग्लोबल वॉल्यूम इन 2021, राइट? ये क्या थी? यूरोपियन यूनियन के पास थी, राइट? एंड इसमें ओवरऑल बॉन्ड मार्केट की अगर बात करें, ठीक है, ग्रीन बॉन्ड्स में नो डाउट यूरोपियन यूनियन काफी आगे है, लेकिन ओवरऑल बॉन्ड मार्केट में अभी ग्रीन बॉन्ड्स की वैल्यू बहुत कम है। सिर्फ 3 से 3.5% बॉन्ड्स जो हैं वो ग्रीन बॉन्ड्स हैं, जिससे ये इंडिकेशन मिलती है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ को ज्यादा देखते हैं इंस्टेड ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडलीनेस, राइट, एंड इको फ्रेंडलीनेस, राइट? भारत में क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019, राइट? तो इसमें ग्रीन वॉशिंग को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की तरह डिक्लेयर किया गया है। ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे, तो इसको याद रखना। फरवरी 2023 में सेबी ने कुछ गाइडलाइंस इशू की जिससे कि ग्रीन डेट सिक्योरिटीज को और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करनी है और ग्रीन वॉशिंग अवॉइड करनी है, ठीक है? सिमिलर बॉन्ड्स भारत में भी चलते हैं, उनको ग्रीन डेट सिक्योरिटीज कहा जाता है, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ये एक रेगुलेटरी रोल फॉलो करता है टू मॉनिटर द एडवर्टाइजमेंट प्रैक्टिसेस, राइट? तो ये भी ग्रीन वॉशिंग की कोई भी एलिगेशन लगती है किसी भी ब्रांड के ऊपर कि मान लो स्टडी है, क्यों कभी ऐसा कह दे कि हमारे भी जो कोर्सेज हैं वो बहुत ही एनवायरमेंट फ्रेंडली स्टूडियोज में, जैसे कि हमारी लाइटें ऑटोमेटिकली बंद हो जाती हैं अगर मैं मूव ना करूं, तो ये ग्रीन
एक इनिशिएटिव है। तो अगर हम मैनिपुलेट करेंगे तो आप यहाँ पर कंप्लेंट कर सकते हैं, बट अगर सब कुछ सही है या हम ऐसा क्लेम ही ना करें कि भाई हम तो सारी लाइटें जला के करते हैं, भाई हमें तो उस केस में कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है एंड दे विल गो अ लॉन्ग वे इन हेल्पिंग यू टू सॉल्व मेनी क्वेश्चंस। एक और मुद्दा है, वो थोड़ा आगे चला गया, यहां पर इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ई कॉमर्स के एक्सपोर्ट्स को ड्यूटी रिमिशन के बेनिफिट्स देने की बात की जा रही है। ठीक है, यहां पे केंद्र सरकार ने कहा है कि द स्कीम ऑफ रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, राइट, जिसमें कि जितने भी निर्माता होते हैं वो अपने जो गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं उसके ऊपर देखो वो टैक्सेस पे करते हैं। अगर मैं मान लो ये मार्कर बना रहा हूं, ठीक है, मार्कर के अलावा कोई चीज ही नहीं दिखती यहाँ पे, तो इसलिए मार्कर की एग्जांपल लेता हूं। ये मार्कर बना के अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो ऑब्वियसली इस मार्कर को बनाने के लिए मैंने अपनी फैक्ट्री के टाइम पर कुछ टैक्सेस दिए, ठीक है, कुछ ड्यूटीज दी, कस्टम ड्यूटीज भी जब ट्रांसपोर्ट करना होगा तो दूंगा, राइट। तो उसमें क्या है कि रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स वाली इस स्कीम में क्या होता है कि मेरी ये टैक्सेस की रिमिशन हो जाती है। ठीक है, तो इसमें हमारा टारगेट है $1 ट्रिलियन के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स को हमने प्रमोट करना है बाय 2030, और इसके लिए हम पुश कर रहे हैं ई कॉमर्स वाले हमारे प्रोडक्ट्स को। ठीक है, अब यहां पर ना इंपॉर्टेंट है दैट व्हाट इज रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। एक्चुअली पहले ना हमारे पास एक स्कीम होती थी, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम। ये स्कीम क्या करती थी कि मेरा मार्कर मैं बेच रहा हूं, एक शिप में कंटेनर में जाएगा, तो मुझे क्या है कि सरकार कुछ एडिशनल बेनिफिट्स देती थी कि जैसे मान लो ये मार्कर की जो वॉल्यूम में मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं उस वॉल्यूम के 2 to 7% की वैल्यू का कुछ एडिशनल बेनिफिट मुझे मिल जाता था। लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस के हिसाब से अगर किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम $1000 से ऊपर है तब वो इस तरह की सब्सिडी नहीं दे सकता अपने एक्सपोर्ट्स के ऊपर। ठीक है, कि ये बेसिकली मेरी वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स के ऊपर एडिशनल बेनिफिट दे रहे हैं मुझे, राइट। तो यहां पर इस तरह की सब्सिडी नहीं दी जा सकती। 2017 में भारत ने इसको क्रॉस कर लिया तो इसलिए हम ये सब्सिडी ले नहीं सकते। तो सरकार ने कुछ फेरबदल किए। क्या फेरबदल किए? उसने कहा कि चलो ठीक है, ये जो आपकी फ्रेट ऑन बोर्ड की वैल्यू है, फ्रेट ऑन बोर्ड आप इसको मोटा मोटा ऐसा समझ लो कि आपका जो फ्रेट है, जो कार्गो शिप पर लोड हो गया, उसकी वैल्यू का कुछ परसेंटेज का बेनिफिट आपको मिल सकता था, राइट। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पेचीदा है बट नो नीड टू गो दैट मच डीप, राइट। तो यहाँ पर 2 to 7% उसका मिल सकता था। ठीक है, अब इसमें क्या है कि उन्होंने कहा कि अच्छा ये डायरेक्ट काइंड ऑफ सब्सिडी मिल रही है एक्सपोर्ट पे, तो ये नहीं दे सकते। तो अब हम क्या करेंगे कि जो निर्माता ने ऑलरेडी टैक्सेस पे कर दिए हैं इसको बनाने के लिए प्रोडक्ट को, हम उस टैक्सेस को रिमिट कर देंगे, कि वो वापस कर देंगे। ठीक है, तो वो भी काइंड ऑफ सब्सिडी है, लेकिन नाक ऐसे उल्टी पकड़ने वाला हिसाब हो जाता है, वो WTO में अलाउड है। ठीक है, तो हमने यही किया। तो डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सेक्टर्स 0.5% to 4.3% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट टोटल एक्सपोर्ट्स, ठीक है, अलग अलग सेक्टर्स के हिसाब से इतना परसेंट जो है ये टैक्स का रिफंड हो जाता है। नॉट द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी, टोटल टैक्स मान लो X है तो 0.5% to 4.3% ऑफ द टोटल टैक्स पेड वो रिफंड हो जाएगा। ठीक है, ये डिपेंडिंग ऑन द सेक्टर ये इस हिसाब से रहेगा। ठीक है, और ये पूरा का पूरा ये जो इसकी नोटिफिकेशन थी 30 सितंबर 2023 में ये शुरू किया था, ये 30 जून 2024 तक ये स्कीम चलेगी। तो इससे हमारे एक्सपोर्ट्स प्रमोट हो रहे हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट्स आर बीइंग प्रमोटेड। ठीक है, अब आगे चलते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को। लेट अस ट्राई टू कवर इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस में सबसे पहले बात करते हैं जो बांग्लादेश की विक्ट्री थी, उनकी जो लिबरेशन वॉर की विक्ट्री थी उसकी हमने कमेमोरेशन की 16 दिसंबर को, राइट। तो इसमें 17 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेश के लोग, और भारत के लिए भी ये एक इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि पाकिस्तान यहां पर डिफीट हो गया था। और जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर थी, ठीक है, ये इंडिया की वॉर की बात नहीं कर रहा, जो बांग्लादेश के लोगों ने एक तरीके से वॉर डिक्लेयर की थी वो थी 26 मार्च को। ठीक है, 1971 के साल में 26 मार्च को बांग्लादेश में काफी ज्यादा हॉस्टाइल कंडीशंस क्रिएट हो गई थी, जनरेट हो गई थी, राइट। अल्टीमेटली इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने इसमें इंटरवीन किया। 16 दिसंबर को हिस्टोरिकली दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक सरेंडर हुआ। ठीक है, बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग रहा है ये पाकिस्तान के लिए और जनरल नियाज़ी के लिए, राइट। एंड कॉन्सिक्वेंटली इसी वजह से पाकिस्तान इतना चिढ़ा रहता है इंडिया से कि टाइम टू टाइम कोशिश करता जा रहा है कि कुछ ना कुछ एंटी इंडिया एक्टिविटीज करते रहे, बट इनमें अब वो दम रहा नहीं। अब इस हालत में नहीं है ये लोग, इन्होंने इतना लूटा है अपनी जनता को, राइट, अपने देश को, कि अब इनकी ये हालत है नहीं कि भारत से कोई पंगा ले सके। अपना जितना बचा हुआ पाकिस्तान है वो ही संभाल लें, उतना ही बहुत है, राइट। अब इसमें देखो
इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी अगर हम देखें तो मिड 1960s में शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, ये अंकल शेख हसीना के पापा शेख मुजीबुर रहमान, ही इज आल्सो कॉल्ड द फाउंडिंग फादर ऑफ बांग्लादेश, ही स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट पॉलिसीज ऑफ वेस्टर्न पाकिस्तान विच वाज डोमिनेटेड बाय पंजाबी कम्युनिटी। वो पार्शियलिटी करते थे, राइट, विद द ईस्ट पाकिस्तान पीपल हु वर बंगाली कम्युनिटी, राइट, एंड इस प्रोटेस्ट की वजह से वेस्ट पाकिस्तान की सरकार ने बांग्लादेश में ऑपरेशन सर्चलाइट करवा दिया इन प्रोटेस्ट को क्वेल करने के लिए, खत्म करने के लिए। इस ऑपरेशन सर्चलाइट में पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस ने बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की इन ईस्ट पाकिस्तान, नाउ द बांग्लादेश, राइट। यहां पर विमेन वर रेप्ड इन फ्रंट ऑफ देयर फैमिलीज, पीपल वर किल्ड एंड बहुत ज्यादा अफरा तफरी का माहौल यहां पर मचा, बहुत ज्यादा वायलेंस हुई। कॉन्सिक्वेंटली बहुत सारे बांग्लादेशी शरणार्थी, माइग्रेंट्स या रिफ्यूजीज आप कह लीजिए, वो इंडिया में अपनी जान बचाने के लिए इंडिया की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। इंडिया के ऊपर रिफ्यूजी क्राइसिस आ गया, जो कॉन्सिक्वेंटली इंडिया को इंटरवीन करना ही करना था। यहां पर फिर क्या होता है कि 15 मई 1971 में इंडिया डिसाइड करता है कि हमें खुद को रेडी करना होगा, बिकॉज दिस वॉर विल डेफिनेटली कम टू अस एंड वी विल हैव टू टेक स्ट्रॉन्ग मेजर्स। 15 मई को ये ऑपरेशन जैकपॉट स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशन जैकपॉट में इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, बांग्लादेश में मुक्ति बाहिनी फाइटर्स को तैयार करती है फॉर द गुरिल्ला वॉरफेयर। तो वहां के लोकल सिविलियंस को ट्रेन किया जाता है हु कैन फाइट द पाकिस्तानी डिफेंस फोर्सेस, एंड जरूरत पड़ने पर इंडियन डिफेंस फोर्सेस भी उनका साथ देंगी। 3 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान भारत के अगेंस्ट कुछ ऑफेंसिव लॉन्च कर देता है और भारत के कुछ एयर स्ट्रिप्स के ऊपर अटैक होता है, जिससे कि वॉर स्टार्ट हो जाती है। 13 डेज तक चलती है। 16 दिसंबर 1971 को सरेंडर हो जाता है, जिसमें कि हमारे मेजर जनरल JFR जैकब्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वहां पर वो जनरल नियाज़ी के साथ नेगोशिएट करते हैं और उनको बता देते हैं कि इंडियन आर्मी ने आपको चारों तरफ से घेर रखा है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली उनके पास अप्रोक्सीमेटली 1 लाख के करीब, ठीक है, सोल्जर्स मौजूद थे, राइट, 24,600 टू बी लिटिल प्रिसाइज, अराउंड इतने उनके सोल्जर्स थे, ठीक है। तो उनका काफी बड़ा पब्लिक सरेंडर हुआ। एंड मेन जो डर था ना वो यही था कि इंडिया, उन्होंने साफ साफ कह दिया JFR जैकब्स ने कि अगर तो जान अपनी बचानी है, क्योंकि बांग्लादेशी भूलेंगे नहीं कि आपने उनके साथ क्या किया, तो या तो इंडियन आर्मी की शरण में आ जाओ, सरेंडर कर दो, एंड वी विल प्रोवाइड यू अ सेफ पैसेज बैक टू योर पाकिस्तान। लेकिन अगर हमारी सरेंडर नहीं किया और हमने प्रोटेक्शन नहीं की, तो मुक्ति बाहिनी फिर आपके साथ क्या करेगी, वो याद रखना जो आपने उनके साथ किया था। और आपके बहुत से ऑफिसर्स वो अकेले नहीं है, उनकी फैमिलीज, उनके बच्चे, बेटियां, बीवियां सब हैं। तो सोच लो, तो वहां पर नियाज़ी प्रेशर में आ गए, ही सरेंडर्ड, राइट। एंड ये सिलसिला था। बांग्लादेश के बारे में अगर हम थर्ड आई एंगल से बात करें तो यहां पर हमारी कौन सी स्टेट्स बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ एक बाउंड्री शेयर करती हैं, दैट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो सबसे पहले बता दूं कि बांग्लादेश और इंडिया का लगभग 4096 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, राइट, एंड इट इज द 5th लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर इन द वर्ल्ड। 5वां सबसे लंबा लैंड बॉर्डर है। देखने में लगता है कि बहुत छोटा सा है, लेकिन इसमें इतने कर्व्स एंड कर्वेचर्स है ना कि जिसकी वजह से लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर दैट वी शेयर विद एनी कंट्री, इट इज विद बांग्लादेश। अगर हम स्टेट्स की बात करें तो 1 2 3 4 5 स्टेट्स के साथ हमारा बॉर्डर शेयर होता है। इट इज वेस्ट बंगाल, मेघालय, यहां पे असम, राइट, देन कम्स त्रिपुरा, मिजोरम, राइट। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लेंथ में क्या है, सबसे ज्यादा बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल शेयर करता है बॉर्डर, देन कम्स त्रिपुरा, उसके बाद मेघालय, फिर मिजोरम और फिर असम। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश डज नॉट शेयर इट्स इंटरनेशनल बॉर्डर विद हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। अरुणाचल प्रदेश क्या इसके साथ करता है? नहीं करता। असम इसके साथ करता है, मणिपुर इसके साथ भी नहीं करता, मेघालय के साथ करता है। तो किसके साथ नहीं करता? 2 स्टेट्स के साथ नहीं करता। आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इजराइल की बात करते हैं। अब ऐसा है कि इजराइल के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ न्यूज में चल रहा है एंड डेली सेशंस में हम बहुत सी चीजें डिस्कस करते हैं। तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे इजराइल से रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट्स। यहां पर इजराइल का जो सबसे पॉपुलेटेड सिटी है इट इज जेरूसलम, राइट, और टेल अवीव इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ इजराइल। लार्जेस्ट सिटी इनका विद इन टर्म्स ऑफ एरिया, ठीक है, इट इज जेरूसलम। 120 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट रीजन की अगर बात करें तो गुश डान एरिया है, ठीक है। टेल अवीव में ही, टेल अवीव अदरवाइज इसका ब्रॉड सा एरिया है, उसी के अंदर एक छोटा सा पार्ट है जिसे टेल अवीव मेट्रोपॉलिटन एरिया कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गुश डान एरिया। इट इज लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन एरिया ऑफ इजराइल और 42% ऑफ इजराइल पॉपुलेशन, ठीक है, यहां पर गुश डान एरिया में मौजूद है।
राइट, मोर देन 9 मिलियन पीपल, दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ इजराइल, और इसमें से 73.5% लोग ज्यूज हैं। जॉर्डन रिवर सबसे लंबी रिवर है, और इसका जो ओरिजिन होता है वो 3 स्प्रिंग से होता है। स्प्रिंग्स आप समझते हैं, ग्राउंड वाटर के ऊपर जब प्रेशर होता है तो वो ऊज आउट करता है, सो दैट फॉर्म्स अ स्प्रिंग, और उससे पानी फ्लो करते करते जब 3-4 स्ट्रीम्स आपस में मिलती हैं उससे नदी बन जाती है। तो यहाँ पे 3 मेन स्प्रिंग्स हैं, हसबानी स्प्रिंग इन लेबनान, डैन स्प्रिंग इन इजराइल एंड बनियास स्प्रिंग इन सीरियन टेरिटरी विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जॉर्डन रिवर, और ये इजराइल की सबसे लंबी नदी है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक की बात करें तो लेक टिबेरियास इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, और ये कई सारे नामों से जानी जाती है। इसको सी ऑफ तिबेरियास भी कहा जाता है, लेक ऑफ गेनेसरेत भी कहा जाता है, लेक किन्नरेत भी कहा जाता है, एंड सी ऑफ गलीली भी इसी का ही नाम है, राइट। Along with this, लेक टिबेरियास की एक और सिग्निफिकेंस है दैट दिस इज द लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑन अर्थ एंड सेकेंड लोएस्ट लेक इन द वर्ल्ड। ठीक है, सिर्फ इट इज 215 to 209 मीटर्स बिलो सी लेवल। तो दुनिया की सबसे लोएस्ट लेवल पर जो फ्रेश वाटर लेक मौजूद है, इट इज इन इजराइल एंड इट इज लेक टिबेरियास। ठीक है, और आप फाइंड आउट करेंगे, ये मैं आपको होमवर्क देता हूं, फाइंड आउट विच इज द लोएस्ट लेक। ठीक है, यहां पर सेकेंड लोएस्ट इसलिए है क्योंकि जो सबसे लोएस्ट लेक है पूरी दुनिया में वो सॉल्ट वाटर लेक है। तो क्योंकि टिबेरियास फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है, तो सॉल्ट वाटर लेक के भी बीच में अगर डालेंगे तो ये सेकंड लोएस्ट बन जाती है। रामसर साइट्स इसमें हुला वैली है, एंड हुला वैली के अंदर देयर इज अ रीजन कॉल्ड एगमेन हुला। बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स की स्पीशीज यहां पर आती हैं, ब्रीडिंग ग्राउंड्स भी है, एंड इट्स एन इंपॉर्टेंट वेटलैंड इकोसिस्टम एंड फ्रेजाइल एज वेल, इसलिए एक इंपॉर्टेंट रामसर साइट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पेयर्स आपको दिए हुए हैं 3, आइडेंटिफाई द करेक्ट वंस। लेफ्ट साइड पे है टेल अवीव, लार्जेस्ट सिटी इन इजराइल इन टर्म्स ऑफ एरिया, दिस इज फॉल्स। गुशडान, इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इजराइल, ट्रू। ठीक है, गुशदान जो है इट इज कंसिडर्ड इकोनॉमिक कैपिटल। ठीक है, टेल अवीव को इकोनॉमिक कैपिटल कहते हैं हम, राइट। सी ऑफ टिबेरियास, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इजराइल। देखो ये सॉल्ट वाटर है ही नहीं, ये फ्रेश वाटर है। ठीक है, दिस इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इजराइल, राइट। तो ये भी फॉल्स हो गया, एक ही स्टेटमेंट ट्रू है, आंसर हमारा ए बन जाएगा। केनिया के बारे में बात करते हैं। तो केनिया में ऐसा है दोस्तों कि केनिया के ना प्रेसिडेंट, राइट, केनिया के प्रेसिडेंट विलियम सामोई रूतो अलग अलग चीजों की वजह से सुर्खियों में रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इनकी बात करते हैं कि डोमेस्टिकली ये कुछ प्रोटेस्ट्स विटनेस कर रहे हैं, जहां पर पता लग रहा है कि इनका कंट्री कई सारी चीजों से और दुविधाओं से इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, जैसे कि फूड एंड फ्यूल प्राइसेस, फूड फ्यूल बढ़ गए हैं, टैक्सेस नए इन्होंने लगा दिए हैं। ठीक है, इकोनॉमिक स्थिति काफी खराब है, फूड फ्यूल, ये इन्फ्लेशन भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो रखी है, और ये भाई साहब फॉरेन ट्रिप्स लगा रहे हैं। एंड इवन इन्होंने किंग चार्ल्स III को एक स्टेट डिनर पे भी बुलाया, विच वॉज एन एक्सपेंसिव अफेयर। तो यहाँ पे जनता इसलिए नाराज है कि एक तरफ हम त्राही एक एक पाई के लिए तरस रहे हैं, दूसरी तरफ आप इतने शाही पकवान बनाकर महंगे महंगे गेस्ट्स को बुलाते जा रहे हो, राइट। तो ये प्रोटेस्ट फेस कर रहे हैं। अलॉन्ग विद दिस एक और वजह से केनिया न्यूज में था, एक्चुअली हाइती में ना गैंग वायलेंस की वजह से काफी ज्यादा हिंसा हो रही है। यूनाइटेड नेशंस ने इसमें इंटरवीन करने की कोशिश की, और यूनाइटेड नेशंस में बेसिकली ये डिसाइड हुआ था, केनिया ने भी प्रॉमिस किया था दैट इट विल प्रोवाइड 1000 ऑफिसर्स टू दिस कैरेबियन आइलैंड, जहां पर इस वायलेंस के साथ फाइट किया जाएगा। लेकिन हुआ ये कि केनिया के हाईकोर्ट ने इस डिप्लॉयमेंट को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो इस वजह से भी केनिया न्यूज में था, एंड डबल स्टैंडर्ड्स या कह लीजिए कि कमिटमेंट को फुलफिल ना कर पाए, दैट्स व्हाई देयर वाज अ प्रॉब्लम हियर। मैप के बारे में अभी देखते हैं, एक बार इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं कि भारत में आकर इन्होंने क्या किया। तो इंडिया में जो आए थे उसमें देखो एक सबसे मेजर डेवलपमेंट ये हुई थी कि इंडिया ने इनके लिए 250 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड की टू केनिया फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब ये होता है कि मान लो मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, वो अपने एग्रीकल्चर की मॉडर्नाइजेशन करना चाहता है, उसके पास कुछ पैसे हैं जो वो यूज कर सकता है, बट कुछ एक्सटर्नल हेल्प भी उसे चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने एक अकाउंट खोला, उसमें $250 मिलियन डाल दिए। अब वो फ्रेंड क्या है कि अपनी जरूरत के हिसाब से उस $250 मिलियन में से कुछ पैसा ले लेगा, इन्वेस्ट कर देगा, जब उसके पास पैसे आएंगे वो वापस उसमें डाल देगा। ठीक है, फिर और चाहिए तो और निकाल लेगा। तो वो $250 मिलियन ना ऐसे साइड पे रख दिए मैंने कि चल जब तेरे को जरूरत पड़ेगी ना इसमें से निकाल देना, जब आ जाएंगे वापस इसी में डाल देना। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ क्रेडिट। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। इसी के साथ साथ
स्पोर्ट्स, एजुकेशन, डिजिटल सोल्यूशन, इसमें भी इन्होंने कोऑपरेशन की एंड दे हैव आल्सो अ जॉइंट विजन डॉक्यूमेंट टू स्केल अप मैरीटाइम एंगेजमेंट इन इंडियन ओशन रीजन. Kenya shares its coastline with Indian Ocean and consequently it's an important player in Indian Ocean along with India. तो हम मैरीटाइम कोऑपरेशन यहां पर बढ़ा रहे हैं, राइट. इसी के साथ यहां पर बदले में भारत को क्या मिल रहा है? भारत में ऐसा है दैट इसके अंदर यहां पर हम इन्वेस्टमेंट काफी अच्छे से कर पाएंगे. ठीक है, यूरोतो ने इंडियन कंपनीज को कहा है कि कंड्यूसिव सिचुएशन जो है कीनिया की, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए, फायदा मिल जाएगा. ठीक है, तो यहां पर इंडिया को भी कुछ फायदा मिलेगा. प्लस जो इंडियन ओशन में हेजिमनी बनानी है, देखो कीनिया एक अफ्रीकन नेशन है, इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है, उसको अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरत है किसी बड़े कंट्री की. अब अगर हम नहीं करेंगे तो चाइना कर देगा और बदले में चाइना कोई ऐसी कंडीशंस रख देगा जिससे कीनिया उसके ऊपर डिपेंडेंट तो होगा ही, साथ साथ चाइना इंडियन ओशन में भी अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इंश्योर करवा लेगा, राइट. तो इस वजह से भारत के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम सपोर्ट करें कीनिया को. कुछ स्टैटिक फैक्ट्स अबाउट कीनिया. कैपिटल क्या है इसकी? नायरोबी. कैपिटल इज नायरोबी. करेंसी क्या है? केनियन शिलिंग. टॉलेस्ट पीक कौन सी है? माउंट कीनिया. और माउंट कीनिया सेकंड हाईएस्ट पीक है इन अफ्रीका. हाईएस्ट कौन सी है? माउंट किलिमंजारो. कौन से कंट्री में है? तांजानिया में. ये जीसी लियोंग आपकी बुक है स्टैटिक फॉर ज्योग्राफी, उसमें गिवन है. ताना रिवर जो है इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन केनिया. एंड कुछ रामसर साइट्स जैसे कि लेक नाकोरू, लेक बोगोरिया एंड लेक एलिमेंटाइटा. ठीक है, दीज आर सम इंपॉर्टेंट लेक्स विच आर ऑल्सो रामसर साइट्स. ठीक है, अब यूनेस्को हेरिटेज साइट्स की बात करें तो एक लामू ओल्ड टाउन नाम की जगह है जहां पर बेस्ट स्वाहिली प्रिजर्व्ड सेटलमेंट्स हैं. स्वाहिली एक ट्राइबल ग्रुप है जो स्वाहिली भाषा बोलता है, लिंग्विस्टिक ट्राइबल ग्रुप है, केनिया में रहता है. और लामू ओल्ड टाउन इस ट्राइबल ग्रुप की प्रिजर्वेशन के लिए इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग भी मिला है. नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो 1 2 3 4 5 कंट्रीज ये केनिया के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं. वेस्ट में युगांडा, नॉर्थ वेस्ट में साउथ सुडान, नॉर्थ में इथोपिया, ईस्ट में सोमालिया एंड साउथ में तंजानिया. ईस्ट में इसके, साउथ ईस्ट में ये इंडियन ओशन आ जाता है. ठीक है, लेक विक्टोरिया इसकी लार्जेस्ट लेक है. ठीक, वेट, लेक विक्टोरिया अफ्रीका की लार्जेस्ट लेक है एंड इट इज सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड. ठीक है, तो लेक विक्टोरिया के साथ क्या है, लेक विक्टोरिया एक्चुअली बहुत सारे कंट्रीज के बीच में अपना बाउंड्री शेयर करता है, राइट. तो केनिया लेक विक्टोरिया के साथ भी अपना कुछ एरिया शेयर करता है. बहुत छोटा सा 3 कंट्रीज हैं ईस्ट अफ्रीका में जो लेक विक्टोरिया को शेयर करते हैं, तो छोटा सा पोर्शन इसका केनिया के पास भी है, राइट. अब ये क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है, लेक्स की बात कर रहे हैं तो एक इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं कि अगर केनिया की लार्जेस्ट लेक की बात करोगे तो ओवरऑल देखो अफ्रीका की लार्जेस्ट लेक तो लेक विक्टोरिया है, बट इट बीइंग शेयर्ड बाय 3 कंट्रीज इट इज नॉट द लार्जेस्ट लेक ऑफ केनिया. केनिया की लार्जेस्ट लेक जो है, जो पूरी तरह से केनिया की टेरिटरी में आती है, इट इज लेक तुर्कन. ठीक है, लेक तुर्कन. एंड लेक तुर्कन इज नॉट अ फ्रेश वाटर लेक, इट इज अ सलाइन वाटर लेक. तो एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर आपका ए बन जाएगा. ऐसा क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकता है, लेक तुर्कन इज अ सलाइन वाटर लेक, द पीएच ऑफ लेक तुर्कन इज ग्रेटर देन 7. एजर्शन और रीजन दी हुई है. देखो ये भी ट्रू है, पीएच इसका 7 से ज्यादा, ये भी ट्रू है. अराउंड 9 के करीब इसका पीएच है. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 9 के करीब क्या है इसका पीएच है. लेकिन क्या 9 के करीब पीएच होने की वजह से ये सलाइन है? सो यहां पर आपको बताऊंगा कि 2 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, सैलिनिटी और एल्कलिनिटी. दीज आर 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स. तो लेक तुर्कन में ऐसा है कि अगर इसकी एल्कलिनिटी की बात करें उसके लिए तो ये रीजन ठीक है, लेकिन सैलिनिटी इज एक्सप्रेस्ड इन पार्ट्स पर मिलियन. ठीक है, नॉट बिकॉज ऑफ पीएच. तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द एजर्शन. तो बी विल बी द करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं. 22 नेशंस ने अपनी न्यूक्लियर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को ट्रिपल करने की प्लेज ली है बाय 2050, राइट. और इसमें कंट्रीज जो हैं फ्रांस, यूके, जापान, कनाडा, साउथ कोरिया और यूक्रेन भी शामिल हैं. ठीक है, कुछ और कंट्रीज भी हैं बट ये प्रोमिनेंट कंट्रीज हैं. इंडिया इसका पार्ट नहीं बना इस प्लेज का, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है नोट करने का. रीजन यही है कि इंडिया कहता है कि हमने अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी को अगर इंक्रीज करना है तो ये हमारी मर्जी से होगा, हमारी टर्म्स पे होगा, तो आपकी अलायंस का हमें पार्ट बनने की जरूरत नहीं है, हम वैसे भी कर लेंगे. ठीक है, दिस इज द रीजन दैट इंडिया डिड नॉट बिकम द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर डिसीजन, दिस पर्टिकुलर अलायंस, राइट. आज की डेट में पूरी दुनिया में 370 गीगावाट की ऑपरेशनल कैपेसिटी है which is being generated by 31 countries including India, और ये पूरी दुनिया का 10% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को कंट्रीब्यूट करता है, राइट. न्यूक्लियर एनर्जी क्लीन जरूर है क्योंकि इससे कार्बन एमिशन तो ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है, बट इट इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. यानी कि जो न्यूक्लियर फ्यूल यूज होता है हमारा, वो
नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है, इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम फॉर इट टू गेट रीन्यूड, ठीक है, तो इसलिए नॉन रिन्यूएबल है बट इट इज अ क्लीनर फ्यूल। न्यूक्लियर एनर्जी इंपॉर्टेंट है हमारे जीरो कार्बन एमिशन के पाथवेज के अंदर। हमने कई सारे मॉडल्स बनाए और उस मॉडल में हमें पता लगता है कि बिना न्यूक्लियर एनर्जी के कंट्रीब्यूशन के वी कैन नॉट अचीव नेट जीरो एमिशंस बाय 2050। तो हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कि इस सेक्टर को रेगुलेट करती है, न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर पर्पस को रेगुलेट करती है, इसने कहा कि पिछले 50 सालों में न्यूक्लियर एनर्जी के डेवलपमेंट से 70 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट ये हम कम प्रोड्यूस कर पाए, ठीक है। और भारत में भी आपको पता है कि हम भी लो कार्बन एमिशन की तरफ जा रहे हैं। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट वी हैव डिस्कस्ड इन जनवरी करंट अफेयर्स दैट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है, ये फेब में एक्चुअली इसको हमने कवर किया। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या होता है, उसमें जो बैटरीज हैं, प्योर बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उनको चार्ज करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी कहां से प्रोड्यूस हो रही है, इसके ऊपर मतलब डिपेंड करता है कि कितनी ओवरऑल कार्बन एमिशन हो रही है। तो जब तक हम वो इलेक्ट्रिसिटी लेस कार्बन डाइऑक्साइड एमिटिंग सोर्सेज से नहीं जनरेट करते, तब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी कुछ खास नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग द कार्बन फुटप्रिंट। तो न्यूक्लियर एनर्जी भारत को भी बनाने की जरूरत है। इस वक्त हमारी 7 गीगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जो कि 2032 तक 22 गीगावाट की हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि 3 गुना तो वैसे भी हम कर रहे हैं, लेकिन इनकी अलायंस का हमने पार्ट नहीं बनना। 2070 तक माना जा रहा है कि ये हमारी कैपेसिटी, न्यूक्लियर कैपेसिटी 700 गीगावाट की हो सकती है, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनर्जी हमारे लिए है तो काफी इंपॉर्टेंट, राइट। अब इसमें जो यूएस द्वारा ये लीड किए जाने वाली न्यूक्लियर अलायंस है, राइट, ये क्या कर रहे हैं, सप्लाई चेन्स के ऊपर काम कर रहे हैं, न्यू रिएक्टर्स बना रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और सप्लाई चेन्स में हर कंट्री अपनी इंपॉर्टेंस बनाना चाहता है। सो एवरीवन इज ट्राइंग टू इमर्ज एज मेजर सप्लायर ऑफ न्यूक्लियर कंपोनेंट्स, ताकि कहीं ना कहीं अपनी हेजिमनी बना सके, और यूएस कोशिश करेगा कि वो किसी के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट ना हो सके। तो भारत को इस वक्त क्या जरूरत है कि अपनी इंडिजिनस कैपेसिटी बना के रखे, ताकि न्यूक्लियर एनर्जी के लिए बहुत ज्यादा हाथ ना ऐसे फैलाने पड़े, क्योंकि इनके फिर अलग अलग झोंचले से होते हैं, बहुत सारी कंडीशंस लगा लेते हैं। COP28 का इवेंट अभी रिसेंटली हुआ था। कहां पे हुआ था? सऊदी अरेबिया में। वहां पे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर ने यह कहा कि हमें एक न्यूक्लियर एनर्जी समिट रखना चाहिए, और ये कब होने जा रहा है? इस साल 2024 की मार्च में ये समिट होगा, और कहां होगा? ब्रुसेल्स में। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रीलिम्स में सवाल पूछा जा सकता है, यू कैन बी आस्क्ड अ क्वेश्चन इन प्रीलिम्स, ठीक है। अब इसमें न्यूक्लियर ट्रांजिशन के अगेंस्ट भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं। वो क्या हैं? न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स काफी रिस्की और काफी ज्यादा उनकी डेंजरस एनवायरमेंटल कॉस्ट भी होती है। चेर्नोबिल, फुकुशिमा, राइट, दीज आर सम एग्जांपल्स जिससे पता लगता है कि हाउ डेंजरस दे आर। रेडियो एक्टिव वेस्ट, इसका डिस्पोजल, दिस हैज बीन अ लॉन्ग चैलेंज, और अगर ये गलत हाथों में आ गया तो ये एक वेपन की तरह भी यूज हो सकता है। प्रोलिफरेशन का भी कंसर्न है, बिकॉज जो वेस्ट होता है, न्यूक्लियर वेस्ट होता है, इवन दैट कैन बी यूज्ड, उसको थोड़ा सा इनरिच करें तो उससे भी एक न्यूक्लियर पटाखा बन सकता है, विच कैन डिस्ट्रॉय थिंग्स। तो वो भी एक कंसर्न है। एंड इनिशियल कॉस्ट एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को सेटअप करने की काफी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, राइट। तो कैपिटल कॉस्ट भी ज्यादा है, तो ये भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है। हालांकि भारत अब उस स्थिति में है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकता है अगर हमें लॉन्ग टर्म में काफी फायदा हो रहा है, बट दीज आर सर्टन सिचुएशंस जिसकी वजह से कई बार जिस जगह पे न्यूक्लियर पावर प्लांट बनता है उसकी लोकल पॉपुलेशन प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देती है, गिवन द हिस्ट्री ऑफ चेर्नोबिल एंड फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर, ठीक है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट। इट इज नोन एज एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, राइट, विद इन यूनाइटेड नेशंस फैमिली. International Atomic Energy Agency implements comprehensive safeguard agreements, और this is the first line of defense against nuclear weapons. जो NPT है ना, उसके comprehensive safeguard agreements को implement करने के लिए International Atomic Energy Agency का रोल होता है, और इससे कहते हैं first line of defense against nuclear weapons proliferation. ये member states को help करती है, right, and it also promotes the exchange of scientific and technical information between them. Question इस तरह का आ सकता है, और इस question की मदद से मैं आपको राइट कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दूंगा। इसके हेडक्वार्टर से कह रहे हैं हेग में है, हेग में नहीं है, वियना में है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको स्टेटमेंट्स दिए, करेक्ट आइडेंटिफाई करनी है। हेडक्वार्टर्स कह रहे हैं हेग में नहीं, वियना में है। इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एज ऑटोनॉमस बॉडी अंडर इंडिपेंडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिस्टम। ऑटोनॉमस बॉडी इंडिपेंडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिस्टम, दिस इज ट्रू। IAEA हैज बीन set up as an
इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस बॉडी इंडिपेंडेंट ऑफ यूएन सिस्टम, लेकिन यूएन के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में ये काम करता है। इस वजह से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी रिपोर्ट्स टू बोथ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। ये ट्रू है, ठीक है। आंसर जो है आपको करेक्ट पूछा है, तो द करेक्ट आंसर विल एक्चुअली बी, इट शुड बी ऑप्शन बी, ठीक है। ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिपेंडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस थ्रू इट्स ओन इंटरनेशनल ट्रीटी, राइट, विच इज कॉल्ड एज IAEA स्टैच्यू। इसके हिसाब से ये काम करता है, और ये रिपोर्ट किसको करता है? यूएन जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। इट रिपोर्ट्स टू बोथ यूएन जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये भी ट्रू है एंड ये भी ट्रू है। आंसर विल बी ऑप्शन बी। बी विल बी द करेक्ट आंसर। आंसर विल बी ऑप्शन बी। मूविंग अहेड, इसके बारे में बताओ, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो? एसेक्किबो रीजन न्यूज में था। It was often seen in news and it is a disputed area between what? Israel and Jordan, Ukraine and Russia, Azerbaijan and Armenia, Venezuela and Guyana। तो आंसर वेनेजुला एंड गुआना है। डी इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें ना लेट अस सी कि रीजन क्या है। इसमें एक्चुअली ऐसा है दैट वेनेजुला के ईस्ट में गुआना की एक बहुत बड़ी टेरिटरी कॉल्ड एज एसेक्किबो रीजन, इट इज अंडर डिस्प्यूट बिटवीन वेनेजुला एंड गुआना। इसकी अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इसमें ऐसा है कि रीसेंट ईयर में 2015 में एक्सॉन मोबिल नाम की कंपनी ने इस रीजन में बहुत बड़ी ऑयल डिस्कवरी की, जिसके बाद 2023 के दिसंबर में वेनेजुला ने एक रेफरेंडम किया जहां पर उन्होंने कहा कि एसेक्किबो हमारी टेरिटरी है और इसको ये अपने प्रोविंस की तरह बता रहे हैं। मौजूदा डेट में एसेक्किबो इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड बाय गुआना, और गुआना भी हाई अलर्ट पर चला गया है। इस प्रोक्लेमेशन के बाद अपना झंडा वहां पर लगा दिया है और अपनी डिफेंस फोर्सेस को भी इस रीजन में मोबिलाइज कर दिया है। सिचुएशन काफी गर्माई हुई है, लेकिन दोनों ही पार्टीज दैट इज वेनेजुला एज वेल एज गुआना, दे हैव एग्रीड कि हम फोर्स यूज नहीं करेंगे। लेकिन इसमें दोनों के बातचीत करके इस मसले को सुलझाने की जरूरत है और ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ भी सकता है, राइट। एट द स्टेक क्या है, राइट, एट द स्टेक क्या है? अ वेरी बिग पोर्शन ऑफ गुआना एक्चुअली, ठीक है। ये काफी वेनेजुला की ना इंक्रोचमेंट हो जाएगी कि गुआना की एक बहुत बड़ी टेरिटरी पर अपना क्लेम ये करना स्टार्ट कर देंगे। और इसके अगर बाउंड्री को देखोगे ना, तो ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री यहाँ इस रीजन को एसेक्किबो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ना ये ब्लू कलर की एक रिवर है। इट स्टार्ट्स ये बिल्कुल ब्राजील तक जाती है, ठीक है। 1034 किलोमीटर एक्सटेंडेड रिवर है, राइट। तो इसके वेस्ट में इज दिस पर्टिकुलर रीजन, राइट। अब इसमें ऐसा हुआ था कि दोनों का ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट काफी देर से था, तो 1899 में ना एक पेरिस आर्बिट्रल अवार्ड हुआ था। उस आर्बिट्रल अवार्ड के हिसाब से जो एसेक्किबो रीजन था वो गुआना को दे दिया गया था, लेकिन वेनेजुला इस आर्बिट्रल अवार्ड को चैलेंज करता है, ठीक है। सो दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं एंड दिसंबर के पॉलिटी करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ दिसंबर में पॉलिटी के स्फीयर में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन को अपहोल्ड करना था। 2019 में सरकार ने आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर दिया, जिसके बाद कुछ पिटिशनर्स ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रीसेंट जजमेंट में आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन की बेसिकली उसको अपहोल्ड कर दिया है। और यहाँ पर उन्होंने आर्गुमेंट्स को सुनते वक्त 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की तरफ ध्यान दिया जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। तो उसमें उन्होंने पिटिशनर्स ने बेसिकली JNK की सॉवरेनिटी का हवाला देते हुए कहा था कि आर्टिकल 370 के तहत JNK की सॉवरेनिटी बेसिकली इंश्योर हो रही थी, तो दिस एंक्रोचमेंट ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ JNK शुड नॉट बी अलाउड। दूसरा, उन्होंने आर्टिकल 370 की परमानेंट नेचर का बेसिकली तर्क वितर्क दिए थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि आर्टिकल 370 वाज नॉट एंड नेवर सपोज टू बी अ परमानेंट प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आर्टिकल 370 की लीगैलिटी के ऊपर भी सवाल खड़े किए गए और प्रेसिडेंट रूल, राइट। हम जानते हैं कि जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया तो प्रेसिडेंट रूल चल रहा था JNK में, और प्रेसिडेंट रूल के अंडर कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई जिससे कि आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन काफी आसान हो गई। तो इसके कुछ एस्पेक्ट्स को एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। तो देखो, जहां तक सॉवरेनिटी की बात है तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत का संविधान का आर्टिकल 1 ये क्या बताता है? ये क्लियरली मेंशन करता है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, राइट। सेक्शन 3 के अंडर JNK, राइट, सेक्शन 3 ऑफ JNK कॉन्स्टिट्यूशन
और सेक्शन 147 ऑफ जे.एंड.के कॉन्स्टिट्यूशन ये जम्मू एंड कश्मीर को भारत का इंटेग्रल पार्ट बताता है। सेक्शन 3 कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, एंड सेक्शन 147 कहता है कि ये सेक्शन 3 ये चेंज, इसका स्टेटस कभी चेंज नहीं कर सकते, राइट। फर्दर नवंबर 25 1949 के समय पर करण सिंह, युवराज करण सिंह, यहाँ उस टाइम के आप जानते हैं कि महाराजा हरि सिंह के बेटे युवराज करण सिंह ने प्रोक्लेमेशन की थी और भारतीय संविधान को अडॉप्ट करने की एक प्रोक्लेमेशन उन्होंने बेसिकली दी थी। तो इन तीन चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये वर्डिक्ट दिया कि जे.एंड.के के पास सॉवरेनिटी थी ही नहीं। जब उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया तो वो सॉवरेनिटी को उन्होंने सरेंडर किया, एंड जस्ट लाइक ऑल अदर स्टेट्स जे.एंड.के भी भारत की एक स्टेट बन गई थी। इसके बाद आर्टिकल 370 की अगर परमानेंस की बात करें तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस समय पर जो हालात चल रहे थे 1947-48 में जो हालात चल रहे थे वहां पर जे.एंड.के को भारत में इंटीग्रेट करना जरूरी था, एंड इमीडिएट कोई प्रोविजन बनानी जरूरी थी जिससे कि भारतीय सेना जे.एंड.के में चल रही घुसपैठ का जवाब दे सके, उस पर कार्रवाई कर सके, राइट। सो उसके लिए उन्हें आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन में डालना पड़ा, एंड इट वाज ऑलवेज सपोज्ड टू बी अ टेम्पररी प्रोविजन। आर्टिकल 370 की ही जो थर्ड क्लॉज है वो कहती है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सलाह के बिना या उनकी रजामंदी के बिना आर्टिकल 370 को नहीं हटाया जा सकता। तो ये बेसिकली आर्टिकल 370 क्लॉज 3 इसकी कोई रेलेवेंस ही नहीं रह जाती जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जे.एंड.के डिसॉल्व हो गई थी आफ्टर द जे.एंड.के कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, राइट। सो यहां पर भी इन्होंने कहा कि 370 परमानेंट नहीं था, ठीक है। पिटिशनर्स यही कह रहे थे कि आर्टिकल 370 ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा था, इट शुड बी पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, बट सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हुए उस समय के हालात के ऊपर ध्यान देते हुए ये कहा है इट वाज नेवर सपोज्ड टू बी अ परमानेंट प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड उस टाइम की डिमांड की वजह से इसको ऐड करना उस समय पर जरूरी था, राइट। तो ये भी एक इसके साथ रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। इसी के साथ प्रेसिडेंट रूल और प्रेसिडेंट रूल के अंदर कुछ डेवलपमेंट हुई। लेट अस सी वहां पर क्या किया गया। देखो 2018 में प्रेसिडेंट रूल इनिशिएट हो गया था जे.एंड.के में, तो अंडर प्रेसिडेंट रूल एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर यानी कि CO 272, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर CO 272 ये प्रेसिडेंट ने निकाला, जहां पर आर्टिकल 367 के अंदर विच डील्स विद सर्टेन इंटरप्रिटेशन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें एक चेंज किया गया। इसमें चेंज क्या किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ जे.एंड.के को इन्होंने कहा कि इट वुड नाउ बी रेड एज लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जे.एंड.के, ठीक है, कि लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जे.एंड.के विल बी सिमिलर एंड एनालॉगस टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जे.एंड.के, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो है नहीं, और आर्टिकल 370 को अगर हमें एब्रोगेट करना है तो आर्टिकल 370 क्लॉज 3 के हिसाब से, राइट, उस समय जो सरकार इंटरप्रेट करी थी उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना जरूरी है, तो वो तो है नहीं। तो फिर क्या किया जाए, तो प्रेसिडेंट ने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर से इंटरप्रिटेशन ये चेंज की कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जे.एंड.के फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस वुड नाउ मीन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जे.एंड.के, ठीक है। तो यहां पर एक फर्दर एक सेकंड ऑर्डर निकाला गया, वहां पर कहा कि क्योंकि प्रेसिडेंट रूल जे.एंड.के में चल रहा है, राइट, तो जब प्रेसिडेंट रूल चल रहा है तो उस समय पर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जे.एंड.के ये काम कौन कर रहा है, पार्लियामेंट, ठीक है। तो अगर हमने आर्टिकल 370 को रिमूव करना है, एब्रोगेट करना है, तो कंसेंट किसका चाहिए, लेजिस्लेटिव असेंबली का, बट प्रेसिडेंट रूल चल रहा है तो लेजिस्लेटिव असेंबली का काम कौन कर रहा है, पार्लियामेंट, राइट। तो यहां पर फिर पार्लियामेंट का कंसेंट जो है दैट वुड बी डीम्ड सफिशिएंट टू रिमूव आर्टिकल 370 प्रोविजन, राइट। तो इस तरह से लीगैलिटी क्वेश्चन की गई थी, लेकिन इसमें भी सुप्रीम कोर्ट को कुछ गलत नहीं लगा। इनफैक्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने टिप्पणी जरूर दी, उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट को बेसिकली ये इंटरप्रिटेशन ये चेंज करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म हो गई है तो वैसे भी लेजिस्लेटिव इट शुड हैव द प्रोविजन शुड हैव रेड कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह ही ट्रीट करना चाहिए था, ठीक है। इसी के साथ प्रेसिडेंट रूल की अगर हम बात करें, राइट, प्रेसिडेंट रूल में ऐसा है कि प्रेसिडेंट रूल को चैलेंज किया गया और यहां कहा गया कि मैलाफाइड इंटेंशन से प्रेसिडेंट रूल इनिशिएट किया गया। 2018 में प्रेसिडेंट रूल इनिशिएट करके 2019 में इसे एब्रोगेट कर दिया आर्टिकल 370 को, तो यहां पर केंद्र सरकार के मैलाफाइड इंटेंशन थे। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने SR बोमाई केस को रेफर करते हुए फाइनली अपना डिसीजन दिया कि देयर वाज नो मैलाफाइड इन दिस पर्टिकुलर प्रोविजन, या जो भी चेंज हुआ है। अब SR बोमाई केस को भी देख लेते हैं, जिसको रेफर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट रूल की मैलाफाइड या कितना प्रासंगिक था या कितना जस्टिफाइड था प्रेसिडेंट रूल इन जे.एंड.के ड्यूरिंग ऑल दिस एक्सरसाइज, उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो SR बोमाई केस, इसमें 9 जज बेंच बैठा था, ठीक है, इट वाज अ लार्जर बेंच। अभी जो आर्टिकल 370 के केस में इसमें 5 जजेस बैठे हैं, तो यहाँ की जो जजमेंट है ना SR बोमाई केस की, तो छोटा बेंच जो होता है सुप्रीम कोर्ट का वो
उसके ऊपर मतलब मान्यता होगी। अगर उस जजमेंट को चेंज करना है तो उससे लार्जर बेंच बिठाना पड़ेगा, ओनली देन द जजमेंट कैन बी चेंज। ठीक है, अब इसमें आर्टिकल 356 की इंटरप्रिटेशन को लेकर यहां पर टिप्पणियां चल रही थी, जहां पर कॉन्टूर्स ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, यानी कि प्रेसिडेंट रूल को इनिशिएट करने के पीछे क्या प्रावधान होनी चाहिए, क्या कंसिडरेशंस होनी चाहिए, उस पर चर्चा, उस पर बहस हुई थी। राइट, तो यहां पर एसआर बोमई ऑफ केस ऑफ 1989, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी कि प्रेसिडेंट रूल इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू ऑन ग्राउंड्स ऑफ कि प्रेसिडेंट रूल को इलीगली आपने इनिशिएट किया है, राइट, या फिर कोई मालाफाइड इंटेंशन है, या फिर कोई एक्सट्रेनस कंसिडरेशंस है। एक्सट्रेनस कंसिडरेशंस का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट सो एसेंशियल, कि ऐसे ही किसी बिना किसी बात के या बिना किसी बेबुनियाद तरीके से आपने प्रेसिडेंट रूल इनिशिएट कर लिया जस्ट टू टेक अ बैकडोर एंट्री इन द लेजिस्लेटिव फंक्शंस और द कंट्रोल ओवर अ स्टेट, जहां पर आपकी सरकार नहीं है, जहां पर केंद्र की सरकार नहीं है, उसको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कंट्रोल करने के लिए आपने वहां की सरकार को डिसमिस करके प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। ठीक है, कहीं ना कहीं ये भी गलत माना जाएगा एंड अब्यूज ऑफ पावर तो नहीं हो रहा। तो ये 4 ग्राउंड्स एसआर बोमई में जस्टिफाई की गई कि जुडिशियल रिव्यू चेक कर सकता है कि कहीं प्रेसिडेंट रूल यहां इन सारी चीजों के तहत तो नहीं हो रहा, और अकॉर्डिंगली सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट दे सकता है। ठीक है, तो यहां पर ऐसा हुआ था कि 1989 में कर्नाटका में एसआर बोमई की सरकार थी, और वहां पर पता लगा कि 19 एमएलए इनकी सरकार के क्या चले गए, इन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया है। उस समय के गवर्नर पी वेंकट सुब्बैया, इन्होंने प्रेसिडेंट रूल रिकमेंड किया, लेकिन प्रॉपर मैकेनिज्म फॉलो नहीं किया। होना तो ये चाहिए था कि फ्लोर टेस्ट किया जाता, फ्लोर टेस्ट में अगर नो कॉन्फिडेंस पास होती है तो देन यस जस्टिफाइड होता कि प्रेसिडेंट रूल लग जाता। लेकिन हुआ ये कि प्रेसिडेंट रूल लग गया, हाईकोर्ट में अप्रोच किया, हाईकोर्ट ने एसआर बोमई की बात मानी नहीं। बाद में पता लगा कि इन 19 में से 7 एमएलए ने यू टर्न ले लिया, और जब सुप्रीम कोर्ट के पास चला तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अननेसेसरीली जस्ट कि आपके किसी और पार्टी की सरकार किसी स्टेट में बनी हुई है तो उससे सेंटर क्या है, उसको बाईपास करने के लिए प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकता। राइट, और इसमें इन्होंने ये भी बहुत साफ कर लिया कि देखो प्रेसिडेंट का सब्जेक्टिव ओपिनियन का जुडिशियल रिव्यू तो हम नहीं करेंगे, लेकिन हम उस मटेरियल एविडेंस का रिव्यू करेंगे जिसके आधार पर प्रेसिडेंट ने अपना डिसीजन दिया। तो यहां पर मटेरियल रिव्यू का था गवर्नर की रिकमेंडेशन, और गवर्नर की रिकमेंडेशन पता लगा कि उसमें कोई ठोस या बुनियाद मतलब कमजोर थी उसकी। राइट, जिसका मतलब यह है कि 19 एमएलए ने जो लेटर एक लिखी थी जहां पर वो समर्थन वापस ले रहे थे, तो इन 19 में से 7 एमएलए ने कहा कि ये समर्थन हमारी मिस रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, कि हमने समर्थन वापस नहीं लिया। तो यहां पर केस कमजोर पड़ गया एंड कॉन्सिक्वेंटली एसआर बोमई की सरकार वापस आ गई। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोमई केस में कुछ और प्रोविजंस भी रखी, जहां पर उन्होंने कहा कि जब भी प्रेसिडेंट रूल लगेगा तो वहां पे पार्लियामेंट्री अप्रूवल मैंडेटरी है, जिसका मतलब यह है कि प्रेसिडेंट रूल की प्रोक्लेमेशन इन अ पर्टिकुलर स्टेट इट शुड बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन 2 months फ्रॉम द प्रोक्लेमेशन ऑफ दैट प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, तो ये जो अप्रूवल है किससे होगा, सिंपल मेजॉरिटी से। राइट, जब तक ये अप्रूवल नहीं मिलता तब तक सिर्फ स्टेट का लेजिस्लेचर सस्पेंडेड रहेगा, वहां की सरकार अपना काम करती रहेगी। जब पार्लियामेंट से अप्रूवल मिल जाएगा तो वहां पे फिर सरकार उस स्टेट की डिसमिस हो जाएगी। राइट, एंड प्रेसिडेंट ही विल टेक द चार्ज। राइट, इस जजमेंट के बाद पाया गया कि ये जो आर्बिट्ररी प्रेसिडेंट रूल हमारे देश की हिस्ट्री में कई बार प्रोक्लेम कर दिए जाते थे, उनमें एक गिरावट भी आई। जनवरी 1950 से लेके मार्च 1994 तक 100 बार प्रेसिडेंट रूल प्रोक्लेम हुआ, बट 1995 के बाद से, ठीक है, 2021 तक क्या हुआ कि 29 टाइम्स, सिर्फ 29 टाइम्स ही प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, द 1994 ईयर वाज व्हेन एसआर बोमई केस मतलब पूरा फाइनलाइज और इसका फाइनल वर्डिक्ट ये प्रैक्टिस में फॉलो करना शुरू हो गए। राइट, तो 29 टाइम्स सिर्फ प्रेसिडेंट रूल लगा। ठीक है, तो इन 44 ईयर्स, राइट, एंड इवन दीज आर हाउ मेनी ईयर्स, ये कितने साल बनते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 26 ईयर। ठीक है, तो 29 टाइम्स अगर हम इसको ट्रेंड मान लें कि ऐसा ही आगे भी चलेगा तब भी 60 बार, ठीक है, डबल कर दें तब भी 60 के करीब प्रेसिडेंट रूल प्रोक्लेम होगा। यानी कि पहले बहुत ज्यादा आर्बिट्ररी प्रेसिडेंट रूल होता था, अब उतना आर्बिट्ररी प्रेसिडेंट रूल नहीं है। ठीक है, सो कॉन्सिक्वेंटली इसका काफी असर मिला। ठीक है, सो यहां पर एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्या आ सकता है, आपसे सवाल एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपने करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। स्टेटमेंट 1 कह रही है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इंट्रोड्यूस हुआ। दोस्तों आपको बता दूं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, और इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं
कि देखो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया तो उसमें फेडरल प्रोविजंस थी। फेडरल प्रोविजंस में प्रिंसली स्टेट्स के लिए ये ऑप्शन दी गई थी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करके वो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बन सकते हैं वाइल मेंटेनिंग देयर सॉवरेनिटी इन इंटरनल अफेयर्स। ठीक है, तो डिफेंस, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा वो बेसिकली उस पर साइन करके वो खुद को समर्पित एक तरीके से कर रहे हैं, राइट। बट क्योंकि फेडरल प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की अपने अस्तित्व में आई ही नहीं, इसलिए, और ये आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ी हिस्ट्री को प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा, खासकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो क्योंकि ये प्रोविजन अस्तित्व में ही नहीं आई, तो इसलिए ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 1935 के इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद इतना पॉपुलर नहीं हुआ, एंड इट वाज पॉपुलर ओनली इन 1947 व्हेन टू डोमिनियंस हैड टू बी क्रिएटेड, इंडिया हैड टू बी डिवाइडेड, पार्टीशनड, एंड द प्रिंसली स्टेट्स दे हैड टू जॉइन ईदर ऑफ द टू डोमिनियंस। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करके वो दोनों में से एक डोमिनियन को ज्वाइन कर रहे थे। Instrument of accession allowed princely states to accede their territories to either newly formed India or Pakistan in 1947, and by signing this instrument of accession, rulers could join either dominion based on three primary issues: defense, external affairs and communications. तो दोस्तों तीनों स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं, ठीक है, ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सेकंड आपको पता है दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, थर्ड भी करेक्ट है क्योंकि रूलर्स जो हैं दोनों में से कोई सी भी यूनियन को ज्वाइन कर सकते हैं, और तीन मुद्दों के ऊपर, तीन मेन मुद्दे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में होते हैं कि वहां पर एक्सटर्नल अफेयर्स, उस क्षेत्र की डिफेंस और वहां की कम्युनिकेशन, इसका जिम्मा केंद्र सरकार के पास चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, ठीक है, नया संविधान बनेगा एंड सो ऑन। ठीक है, फिर वो जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस अप्लाई होंगी हर जगह पर, वो उस हिसाब से फिर वर्क करेंगी। अब क्योंकि हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं किया था, तो इसलिए डिफेंस का मुद्दा हरि सिंह की जिम्मेदारी था। तभी पंडित जवाहरलाल नेहरू भी मजबूर थे, जब तक वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं करता हरि सिंह, तब तक वो अपनी फोर्सेस, इंडियन आर्म फोर्सेस को नहीं भेज सकते थे टू डिफेंड J&K। ठीक है, तो देखा जाए तो हरि सिंह का ये डिलेड एक्शन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज हिस्टोरिक ब्लंडर, जिसका प्राइस अभी तक हम पे करते जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कश्मीर के साथ साथ आपको पता है कि हिस्ट्री में स्टैटिक पार्ट में आप पढ़ते हैं कई चीजें, ठीक है, एंड देखो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑल्दो मेंस का एक्सक्लूसिव पार्ट है, बट सर्टन एलिमेंट्स जैसा कि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी हमने देखा, या अभी J&K का ये पूरा सिनेरियो देखें, इसमें कई चीजें न्यूज में आ रही हैं। तो करंट अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में आपसे पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री पर भी सवाल पूछा जा सकता है। तो यहां पे कहा जा रहा है कि ट्रैवेंकोर वॉज, पेयर आइडेंटिफाई करनी है, ट्रैवेंकोर को कह रहे हैं इट वॉज द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट। दिस इज फॉल्स, इट वॉज हैदराबाद को कह रहे हैं इट इंटीग्रेटेड टू इंडिया थ्रू ऑपरेशन पोलो। दिस इज ट्रू, हैदराबाद के जो निजाम थे, ही वॉज नॉट एक्सेप्टिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एंड वॉज नॉट रेडी टू ज्वाइन इंडिया, तो ऑपरेशन पोलो करके हमने उसको इंटीग्रेट किया भारत के साथ। J&K वॉज द ओनली प्रिंसली स्टेट दैट नेगोशिएटेड द टर्म्स ऑफ इट्स मेंबरशिप। यस, डिले किया, लेकिन उसके बाद जब अटैक हो गया तो उसको इंटीग्रेट करना जरूरी था, तो J&K ने नेगोशिएट की अपनी टर्म्स ऑफ मेंबरशिप। सो दिस इज ट्रू एंड सेकंड इज आल्सो ट्रू। हमारा आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, टू स्टेटमेंट्स है, दे आर करेक्ट। ठीक है, J&K ने नेगोशिएट की थी अपनी टर्म्स, राइट, बट 370 वॉज सपोज टू बी टेम्पररी। वो अलग बात है कि सरकारें आती गई जाती गई, बट किसी ने ध्यान ही नहीं दिया इस पर, राइट। तो अभी के बाद सिचुएशन थोड़ी इंप्रूव होगी। 13 दिसंबर को पार्लियामेंट में अटैक हुआ, राइट, तो यहां पर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देख लेते हैं। तो देखो पार्लियामेंट में जो अटैक हुआ उसमें कुछ लोग शामिल थे, राइट, एंड वो क्या थे? दे वर विजिटर्स इन द पार्लियामेंट। विजिटर्स की जहां तक बात करें तो देखो पार्लियामेंट में मेंबर पार्लियामेंट्स को तो विजिट क्या, उनका तो वो एक कर्म भूमि है, राइट। तो लोकसभा राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनको तो वहां काम करने के लिए जाना होता है, लेकिन आप और हम जैसे आम लोग अगर पार्लियामेंट विजिट करना चाहते हैं तो किसी एमपी की रेफरेंस से हम विजिटर पास बनवा सकते हैं। तो किसी भी आउटसाइडर का, यानी कि किसी आप और मेरे जैसे आम इंसान की पार्लियामेंट के अंदर जो एडमिशन है, विड्रॉल है या रिमूवल है, राइट, दिस इज गवर्न्ड बाय रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द टू रिस्पेक्टिव हाउसेस। लोकसभा में इट इज रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, एंड राज्यसभा में देयर आर डिफरेंट रूल्स कॉल्ड एज रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन राज्यसभा। ठीक है, तो लोकसभा के रूल्स के हिसाब से रूल 368 इट गवर्न्स दिस एडमिशन, विड्रॉल एंड रिमूवल ऑफ विजिटर्स। रूल 387 के हिसाब से स्पीकर्स के पास कुछ पावर होती है जिससे कि वो रेगुलेट कर सकते हैं या ऑर्डर कर सकते हैं किसी ऐसे विजिटर का विड्रॉल अगर वो ठीक से बिहेव नहीं करता। एंड रूल 387A में मार्शल्स जो होते हैं इन लोकसभा, दे कैन यूज देयर पावर, राइट, टू खींच कर फिर बाहर निकाल सकते हैं किसी ऐसे विजिटर को, राइट। तो इसमें अब आप और हम जैसे लोगों को अगर विजिटर पास लेना है तो उसका क्या प्रोसेस रहता है? उसमें ऐसा है दैट
सिर्फ एमपी केवल उस इंसान को विजिटर पास दिलवा सकता है जो उसके बहुत वेल नोन है, राइट, और एमपी को उसके बिहेवियर के लिए और उसकी प्रेजेंस के लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। मौजूदा हालात में जिन लोगों ने ब्रीच किया पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को, वो विजिटर पास था एक्चुअली उनके पास, और वो किसके विजिटर थे? मैसूर से एक बहुत बड़ी पार्टी है, वहां के एमपी प्रताप सिन्हा के वो विजिटर थे और इन्होंने हड़कंप मचाया। ठीक है, तो प्रताप सिन्हा के ऊपर भी कार्रवाई फर्दर फिर करनी पड़ी सरकार को। ठीक है, अब इसमें जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस क्या होता है कि आपको मान लो कल विजिट करना है, ठीक है, तो कल अगर आपने पार्लियामेंट विजिट करनी है तो आज के दिन शाम 4 बजे तक आपको सेंट्रलाइज्ड पास इशू सेल में जाना पड़ेगा और वहां पर आपको अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, एक दिन में 4 से ज्यादा पास नहीं इशू किए जाएंगे, राइट। जैसे मान लो एक मेंबर है तो वो अपने 4 से ज्यादा विजिटर्स को नहीं लेके जा सकता। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खुद पास को कलेक्ट करने आएगा ताकि कोई डिस्क्रिपेंसी ना रहे, ताकि कोई दिक्कत ना रहे, और मेंबर उस पास की कलेक्शन की जिम्मेदारी खुद ले, राइट। किस घंटे तक वो पास वैलिड रहेगा उसको मेंशन किया जाता है, एंड कम से कम 2 घंटे लगते हैं, राइट। कार्ड कैन बी मेड, द विजिटर कार्ड कैन बी मेड अवेलेबल एटलीस्ट 2 आवर्स आफ्टर द सबमिशन ऑफ रिक्वेस्ट। कम से कम 2 घंटे लगते हैं उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस होने में और विजिटर पास के बनने में। ठीक है, अब जब पास मिल जाता है तो आप देखो जैसे लोकसभा जाना है तो लोकसभा में ना 2 तरह की गैलरीज होती हैं, राइट। मान लो यहां पर स्पीकर साहब बैठे हैं, यहां पर मेंबर्स बैठे हैं, राइट। एक गैलरी यहां पर होती है ऊपर, राइट, और एक गैलरी इधर पीछे मेंबर्स के ऊपर होती है। ठीक है, यहां पर तो जो ये गैलरी होती है इसको क्या कहते हैं? दिस इज स्पीकर्स गैलरी, राइट। स्पीकर्स गैलरी में 2 से ज्यादा लोगों की एंट्री नहीं फैसिलिटेट हो सकती, और जो दूसरी गैलरी है पर मेंबर, राइट, वहां पर केवल एक मेंबर 4 लोगों को मतलब फैसिलिटेट करवा सकता है। ठीक है, अब यहां पर ऐसा है कि अगर यहां स्पीकर गैलरी में कोई आ रहा है तो यहां आने वाले विजिटर्स की फर्दर वेरिफिकेशन स्पीकर के ऑफिस के ऑफिसर्स करते हैं, राइट। ये थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, पेपर में पूछे जाने के चांसेस वैसे कम है इस पे, बट फिर भी आपकी सिर्फ इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी के लिए बता दिया है। अब देखो ब्रीच हो गई पार्लियामेंट की सिक्योरिटी, तो ये भी काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या है वो भी मैं थोड़ा ब्रीफ में बता दूंगा। इसमें देखो 3 लेयर्स होती हैं पार्लियामेंट की सिक्योरिटी की, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। ठीक है, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। 1 इज जस्ट जो मेन रोड से आप पार्लियामेंट में जब एंटर करते हैं तो आपकी फ्रिस्किंग होती है, जो भी आपका बैग, लैपटॉप, नोटबुक, इवन वॉलेट्स वो बाहर रखवा ली जाते हैं, सिर्फ विजिटर कार्ड आप अपने पास रख सकते हैं। सेकंड स्टेज कुछ 250 कदम की दूरी पर सेकंड स्टेज की सिक्योरिटी होती है, यहां पर फर्दर चेक किया जाता है कि कोई चीज जो फर्स्ट स्टेज पर रह गई हो वो वापस वहां पर कलेक्ट करवा ली जाती है। थर्ड चेकिंग जस्ट लोकसभा के चैम्बर के बाहर होती है, और वहां पर माइन्यूट से माइन्यूट चीज, यानी कि एक पेन का ढक्कन तक आप साथ नहीं लेके जा सकते। ठीक है, पेन का ढक्कन, टिश्यू पेपर, ये भी साथ लेके जाना अलाउड नहीं है फॉर विजिटर्स, राइट। तो 3 लेयर सिक्योरिटी के बावजूद भी हुआ क्या कि यहाँ पे ना जो पार्लियामेंट के सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे, इन्होंने ना डॉन मूवी नहीं देखी थी। इन लोगों ने जिन्होंने हड़कंप मचाया, इन्होंने अपने जूतों में वो कैनन्स, राइट, स्मोक कैनन्स छुपा के रखे थे, एंड वो चेक नहीं किए। तो ठीक है, वो डॉन मूवी में आई थिंक कौन था, विक्रम था या सम कैरेक्टर तो था, उसके जूतों में से निकला था। ठीक है, ट्रांसमीटर एक शाहरुख खान वाली डॉन में, राइट। तो यहां पर वो गड़बड़ हो गई। अब इसके पीछे कारण देखो कहीं है। कारण कहा जाता है कि पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच में ना ऐसा है कि न्यू पार्लियामेंट बनने से लोगों की फुटफॉल ज्यादा हो रही थी, काफी सारे एमपीज के विजिटर्स आ रहे थे। ठीक है, तो ज्यादा लोग आ रहे थे, राइट। सिक्योरिटी स्टाफ जो है पार्लियामेंट, नई पार्लियामेंट में रिलेटिवली कम था। जिस दिन ब्रीच हुआ सिर्फ 176 सिक्योरिटी स्टाफ यहां पर प्रेजेंट था, जबकि 301 सैंक्शन सिक्योरिटी स्ट्रेंथ है, राइट। जो विजिटर गैलरी है वहां से कूद कर वो नीचे मेंबर पार्लियामेंट वाली जगह पर आ गए थे, जो कि सिर्फ 10-10.5 फीट का गैप है। ठीक है, काफी सारी रोज हैं पार्लियामेंट विजिटर गैलरी में, तो जो सबसे आगे वाली रो है इट इज ओनली 10.5 फीट अबव द प्लेस वेयर मेंबर पार्लियामेंट सिट। ठीक है, तो इट वाज इजी फॉर द परपेट्रेटर्स टू जंप हियर, राइट। प्लस शूज नहीं चेक किए गए, एमपी की रिकमेंडेशन थी, तो इसलिए भी कई बार सिक्योरिटी स्टाफ थोड़ा लीनियंट हो जाता है। और ये जो कैनन लेके आए थे ये प्लास्टिक कैनिस्टर में था, तो मेटल डिटेक्टर से पकड़ा नहीं गया, राइट। तो इसके बाद, इस इंसिडेंट के बाद से पार्लियामेंट में विजिटर्स को काफी देर के लिए बंद कर दिया गया, और अब स्क्रूटनी काफी ज्यादा और सिक्योरिटी भी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। ठीक है, इलेक्शन ईयर चल रहा है, तो वैसे भी इस तरह के इंसिडेंट्स ना हो, और भी बहुत खतरनाक इंसिडेंट हो सकता था, तो उसको अवॉइड करने के लिए द गवर्नमेंट इज ऑन इट्स टोज, एंड सिक्योरिटी स्टाफ में अब प्रॉपर स्ट्रेंथ को न केवल सैंक्शन किया गया है बल्कि उसको मेंटेन भी किया जा रहा है। ठीक है,
क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट आपने आइडेंटिफाई करनी है। तो एडमिशन, विड्रॉल और रिमूवल ऑफ विजिटर इन पार्लियामेंट आर गवर्न्ड बाय रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में कहा जा रहा है एडमिशन, विड्रॉल और रिमूवल ऑफ विजिटर्स इन पार्लियामेंट आर गवर्न्ड बाय रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। ये गलत होगा क्योंकि हर एक चैम्बर का अपना अपना रूल है, ठीक है। यहां पर पार्लियामेंट की बात कर रही है, ठीक है, तो टोटल पार्लियामेंट की बात हो रही है, तो अपना अपने रूल्स हैं दोनों राज्यसभा लोकसभा के, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि एज पर द रूल्स द पोर्शंस ऑफ पार्लियामेंट नॉट रिजर्व्ड फॉर एक्सक्लूसिव यूज ऑफ एमपीज शैल बी रेगुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर्स मेड बाय स्पीकर्स। नो, दिस इज अगेन अंडर द रूल्स, ठीक है। जैसे ये भी रूल्स में ही मेंशन है, स्पीकर के ऑर्डर से कुछ इसका लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, दोनों ही गलत है। आंसर हमारा ऑप्शन डी बन जाता है, ठीक है। साथी पोर्टल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन रिवाइज कर लेते हैं। ये न्यूज में था, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, विंटर सेशन, जहां पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन ने एक रिटन रिस्पॉन्स में बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने आईआईटी कानपुर के साथ कोलैबोरेट करके एक पोर्टल बनाया है, दैट इज कॉल्ड एज साथी पोर्टल। साथी पोर्टल स्टैंड्स फॉर सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जहां पर किसी भी बच्चे को अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एंट्रेंस टेस्ट के लिए कुछ हेल्प चाहिए तो उसको वो हेल्प प्रोवाइड की जाती है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि जेई, नीट और स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एग्जाम्स। अभी रिसेंटली आईआईटी जेई की तैयारी के लिए 45 डेज का एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है। इसको आईआईटी के टॉपर्स ने क्यूरेट किया है, एकेडमिशियंस की भी कॉन्ट्रीब्यूशंस रही है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की भी कॉन्ट्रीब्यूशंस रही है। ये 5 भाषाओं में उपलब्ध है, जिसमें से इंग्लिश एक भाषा है, हिंदी इज द सेकेंड वन, एंड देयर आर 3 मोर लैंग्वेजेस, द वर्नाक्युलर वंस, ठीक है। तो ये साथी पोर्टल पर एक इंफॉर्मेशन आई थी। क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि साथी पोर्टल वाज ऑफन सीन इन न्यूज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पोर्टल। तो 4 ऑप्शंस है, ध्यान से पढ़ो, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इफ यू गो बाय ऑल द ऑप्शंस केयरफुली यू विल रियलाइज दैट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। डी इसका करेक्ट आंसर बनता है। आगे बढ़ते हैं। नेशनल मेडिकल काउंसिल वाज इन न्यूज। नेशनल मेडिकल काउंसिल ना एक्चुअली एक कंट्रोवर्सी का शिकार हो गया था, जहां पर रिसेंटली क्या है कि इनके लोगों में चेंज किया, जहां पर इन्होंने धनवंतरी की इमेज दी। अब ऐसा था कि धनवंतरी की इमेज नेशनल मेडिकल काउंसिल के पिछले लोगों में भी थी, बट इट वाज ब्लैक एंड व्हाइट एंड it was not so prominently observed. Because it is now observable, so many people they are putting allegations on the government कि ये हमारे सेक्युलर फैब्रिक के अगेंस्ट जा रहा है, कि यहाँ पर एक रिलीजियस एंटिटी की आप पिक्चर लगा रहे हैं, सो इट गोज अगेंस्ट द सेक्युलर फैब्रिक एंड द सेक्युलर फिलोसफी वैल्यूज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो ऐसा है कि इसमें कोई इस तरह की अभी ये कंट्रोवर्सी उठी थी लेकिन खत्म हो गई, लेकिन नेशनल मेडिकल काउंसिल कमीशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन गया, ठीक है। नेशनल मेडिकल कमीशन इज एक्चुअली अ स्टैट्यूटरी बॉडी। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के वजह से इसको अपनी पावर और अपनी एस्टैब्लिशमेंट मिलती है, राइट। तो रिसेंटली नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019, इसके थ्रू इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई, राइट। इट इज अ टॉप रेगुलेटर ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड प्रैक्टिस। तो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं मेडिकल के या प्राइवेट कॉलेजेस भी मेडिकल के हैं, तो उनकी रेगुलेशन, उनके लाइसेंसेस, उनके करिकुलम का डिजाइन, इट इज रेगुलेटेड बाय एनएमसी, राइट। रिसेंटली एक और न्यूज की वजह से एनएमसी सुर्खियों में था। रिसेंटली क्या है कि दे हैव बीन अवॉर्डेड वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन अवार्ड का रिकॉग्निशन स्टेटस, ठीक है। वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन का रिकॉग्निशन स्टेटस, एंड दिस इज फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years, राइट। इसका फायदा ये है कि हमारे भारत से एमबीबीएस और एमडी की डिग्रीज लेने वाले डॉक्टर्स दे कैन वेरी इजीली डू देयर जॉब एंड वर्क इन फॉरेन कंट्रीज। अदरवाइज पहले क्या होता था कि उनको एक ब्रिज कोर्स करना पड़ता था इन ऑर्डर टू गेट रिकॉग्निशन ऑफ द मेडिकल स्टेटस, मेडिकल एजुकेशन स्टेटस इन अदर कंट्रीज। बट इस रिकॉग्निशन के बाद से ये प्रोसेस काफी ज्यादा आसान हो गया है, ठीक है। तो ये भी अभी रिसेंटली हमारे कंट्री को मिला है। अब धनवंतरी की थोड़ी बात कर लेते हैं। देखो तो दोस्तों, धनवंतरी ना 2 रेफरेंसेस में हम पढ़ते हैं। एक हमारे एंशियंट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देयर वाज अ गुप्ता काल में हम धनवंतरी को देखते हैं, जो नवरत्न भी थे, राइट। एंड ही वाज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट सर्जन्स एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, राइट। इसको गॉड ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता था धनवंतरी को, राइट। एंड इन्हीं के एक शिष्य थे सुश्रुत, जिन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी, राइट। आपका होमवर्क, सुश्रुत संहिता की थीम क्या है वो आप बताएंगे, ठीक है। मेन ट्रीटीज किस थीम के ऊपर बेस्ड है। इसी के साथ साथ माइथोलॉजी में भी हमें धनवंतरी की एग्जाम्पल मिलती है ना। यहां पर जो धनवंतरी हैं, ये धनवंतरी देवता की बात की जा रही है, ठीक है। गुप्ता एज में जो धनवंतरी हैं, ये धनवंतरी एक इंसान है, व्यक्ति है, लेकिन यहां पर माइथोलॉजी में जो बात करते हैं तो यहां पर एक देवता की बात की जा रही है, राइट।
फंडामेंटली इनको आयुर्वेद के साथ अटैच किया जाता है, कहा जाता है कि आयुर्वेद का ज्ञान सारा धन्वंतरी जी से हमें मिला, राइट। एंड ये वो भगवान थे जो ओशन चर्निंग के टाइम के बाद इनकी उत्पत्ति हुई थी। एक्चुअली कथा कुछ ऐसी है कि ईश्वर के ऑर्डर्स के ऊपर सुर और असुरों ने जो कॉस्मिक ओशन है उसको क्या कहते हैं, जैसे लस्सी की चर्निंग करते हो ना आप ऐसे, तो उससे लस्सी बन जाती है, तो अमृत की एक्सट्रैक्शन के लिए ओशन की चर्निंग की थी, जिसके बाद अमृत एग्जिस्ट किया था, राइट। तो वो देवों ने ले लिया था, ठीक है, लेड बाय इंद्रा, राइट। तो यही चीज है कि यहां पर जब ये ओशन चर्निंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया था तो अमृत उत्पन्न हुआ था। अमृत के उत्पन्न होने के साथ साथ धन्वंतरी भी उत्पन्न हुए थे, जिसमें उनके एक हाथ में एम्ब्रोसिया था, राइट, और दूसरे हाथ में क्या था, आयुर्वेद, राइट। एम्ब्रोसिया अब क्या होता है ये अब एक बार गूगल करेंगे और अपने नोट्स में ऐड करेंगे। आगे चलते हैं साइंस एंड एनवायरनमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, लेट अस कवर देम वेरी क्विकली। पॉम्पी डिजीज न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? क्योंकि भारत की सबसे पहली पॉम्पी डिजीज की एक पेशेंट 24 साल की उम्र में रिसेंटली पास अवे हो गई है। इस डिजीज का कारण होता है, इसको कारण बताने से पहले इसका एक दूसरा नाम बताता हूं, उसी से कारण जुड़ा हुआ है, glycogen storage disease. This is also called Pompe disease, is also called glycogen storage disease, and this disease is caused by a deficiency of an enzyme. एक एंजाइम होता है हमारी बॉडी में जिसका नाम है एसिड अल्फा ग्लूकोसिडेज। एसिड अल्फा ग्लूकोसिडेज का काम होता है कि ये ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करता है इनटू ग्लूकोज, राइट, और ये ग्लूकोज हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्योंकि इस एंजाइम की डेफिशिएंसी है बॉडी के अंदर, इस वजह से ग्लाइकोजन की ब्रेकेज नहीं होती, ग्लूकोज प्रॉपर्ली पैदा नहीं होता, और क्योंकि वो प्रॉपर्ली प्रोड्यूस नहीं होता इसलिए पर्सन की बॉडी में एनर्जी बहुत ज्यादा कम होती है, right? So this disease is caused by deficiency of acid alpha glucosidase, right? अब इसमें क्या होता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ग्लूकोज के ना होने की वजह से, एनर्जी डेफिशिएंसी होने की वजह से देयर इज अ प्रोग्रेसिव वीकनेस इन मसल, राइट, देयर इज ब्रीदिंग डिफिकल्टी, राइट, रेस्पिरेटरी मसल्स आपके वीक हो जाते हैं तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी आती है, ठीक है। बच्चा जो माइलस्टोन्स कवर करता है, ठीक है, कई सारे माइलस्टोन होते हैं, मान लो बच्चा जब बैठना सीख जाए, पासा मोड़ता है यानी टर्न करता है लेटे लेटे, दीज आर कंसिडर्ड एज माइलस्टोन। उससे पता लगता है कि बच्चे की मोटर एबिलिटी प्रॉपर्ली सही टाइम पर सही स्टेज के साथ डेवलप हो रही है। लेकिन इस डिजीज में ये चीजें डिले हो जाती हैं, कार्डियक मसल्स भी काफी वीक हो जाते हैं, एंड दैट कैन लीड टू हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। अगर इसके टेस्ट की बात करें तो इसको डिटेक्ट करने के लिए एक्चुअली काफी सारे एंजाइम एसेस करवाने पड़ते हैं, जिससे कि हमें एंजाइम्स की क्वांटिटी के बारे में पता लग जाता है, एंड इवन जेनेटिक टेस्टिंग से भी हमें GAA डेफिशिएंसी के बारे में पता लग जाता है। अगर इसके क्योर की बात करें तो देखो इसका क्योर नहीं है दोस्तों। अगर किसी को ये डिजीज हो जाती है दैट पर्सन कैन नॉट बी क्योर्ड, लेकिन हाँ कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जिससे कि इंसान की उसकी लाइफ को थोड़ा सा क्वालिटी उसकी इंप्रूव की जा सकती है, और इस ट्रीटमेंट में एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी सबसे प्रोमिनेंट मानी जाती है। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या होता है कि ये जो हमारा GAA एंजाइम की डेफिशिएंसी है उसे इन्फ्यूज किया जाता है, और उस इन्फ्यूजन से बॉडी में टू सम एक्सटेंट GAA की मात्रा बढ़ती है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में ब्रेक होता है, टू सम एक्सटेंट जितने भी इसकी वजह से इश्यूज होते हैं वो केटर या उसके साथ डील कर सकते हैं। सवाल आपसे ऐसा पूछा जा सकता है इन द एग्जाम, एज यू कैन सी, ठीक है, यू हैव बीन गिवन 2 स्टेटमेंट्स हियर, यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट वन। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि पॉम्पी डिजीज इज अ डिजीज वेयर इन बॉडी एक्सेसिवली ब्रेक्स डाउन ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, इसका उल्टा है बल्कि, ठीक है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में ब्रेक ही नहीं हो पाता GAA की डेफिशिएंसी से। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि इट कैन लीड टू डिले इन अचीवमेंट ऑफ मोटर माइलस्टोन्स ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है, ये बिल्कुल ट्रू है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, काला अजहर भी न्यूज में था, ठीक है, तो इसमें ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। 10 साल बाद और 4 डेडलाइंस को ब्रीच करते हुए इस साल, ठीक है, 2023-24 में भारत काला अजहर को डिफीट कर देगा, ठीक है। तो इंडिया इज ऑल सेट टू मीट द एलिमिनेशन टारगेट सेट बाय WHO, जिससे कि वो काला अजहर को एलिमिनेट कर सकता है। काला अजहर को विसरल लेशमैनियासिस भी कहते हैं। ये एक तरीके की स्किन डिजीज है जहां पर अगर इसको आइडेंटिफाई करना है तो बॉडी के ऊपर काफी सारे स्पॉट्स से बन जाते हैं। इसके क्या रीजन है वो भी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरी दुनिया में बांग्लादेश ऐसा कंट्री है, एंड इट वाज द फर्स्ट कंट्री दैट वाज वैलिडेटेड बाय WHO, जिसने क्या किया, काला अजहर को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। तो इसको बेसिकली इंडिजिनस डिजीज है, एंड इट इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोन पैरासाइट। ना ही बैक्टीरिया है ना ही वायरस है, क्या है ये, प्रोटोजोन पैरासाइट विच बिलोंग्स टू जीनस लेशमैनियासिस, ठीक है। लेशमानिया नाम का ये प्रोटोजोआ है, राइट, उस फैमिली को बिलोंग करता है, इसलिए इसको
विसरल लेशमेनियासिस भी कहते हैं, कुछ और नाम से भी जाना जाता है जैसे ब्लैक फीवर एंड डमडम फीवर। इंडिया में जो इंडिया लेशमैनिया डोनोवानी है, ये इकलौता ऐसा पैरासाइट है जो इस डिजीज को कॉज करता है, राइट। ये क्या है, ये पैरासाइट है जिससे कि ये वो इन्फेक्टेंट, ये वो पैथोजन है जो बॉडी में आ जाए तो ये डिजीज कॉज कर देता है। अब पैथोजन को कैरी करने वाली एंटिटी को कहते हैं वेक्टर, राइट। तो वो वेक्टर क्या है, सैंड फ्लाई, ठीक है, सैंड फ्लाई इज द वेक्टर। और ये सैंड फ्लाई का नाम क्या है, फ्लेबोटोमस आर्जेंटिपिस, राइट। इट इज द ओनली नोन वेक्टर ऑफ कालाजार इन इंडिया। प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें हमें इंजेक्शन मिलता है ऑफ लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, इट्स अ कंपाउंड जिसको इंजेक्ट करके इसकी ट्रीटमेंट मिल जाती है। अलॉन्ग विद दैट पोस्ट काला अजर डर्मल लीजन्स, यानी कि जब ठीक हो जाते हो आप तो कुछ निशान छोड़ देता है, ये लीजन्स होती हैं, कुछ निशान छोड़ देता है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए आपको ओरली एडमिनिस्टर करनी पड़ती है मिल्टेफोसिन 12 हफ्ते के लिए, ठीक है। इसके सिम्टम्स की बात करें तो फीवर, वेट लॉस, स्प्लीन एनलार्जमेंट, आपके पेट में स्प्लीन होती है तो उसकी एनलार्जमेंट हो जाती है, एंड लिवर एनलार्जमेंट, दीज आर सम कॉजेज ऑफ दिस काला अजर, राइट। एंड अगर इससे बचना है तो कुछ क्योर्स आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि जहां पर वुडवर्क चल रहा होता है ना, वहां पर पीपल आर मोर वल्नरेबल टू काला अजर, राइट। तो इंडोर में आप कुछ रेजिडुअल स्प्रेइंग कर सकते हैं सैंड फ्लाई की ब्रीडिंग के लिए, दीवारों के ऊपर गिरार्ड सॉइल की प्लास्टिंग कर सकते हैं, उससे भी सैंड फ्लाई ब्रीड नहीं कर पाती, राइट। एंड आशा हेल्थ वर्कर्स को PKDL यानी कि पोस्ट काला अजर डर्मल लीजन्स की ट्रीटमेंट के लिए डिप्लॉय करें, तो पोस्ट काला अजर आफ्टर डिजीज की ट्रीटमेंट ये जो PKDL रह जाता है उसको भी प्रॉपर्ली हम ट्रीट कर सकते हैं। WHO का टारगेट है कि 2030 तक हम काला अजर को दुनिया से एलिमिनेट कर देंगे। एंड काला अजर निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस के रोड मैप में भी इसका मेंशन है। ये एक रोड मैप है जिसमें कि कुछ ऐसी डिजीजेस की लिस्ट बनाई गई है जो कि काफी ज्यादा नुकसान करती हैं, उनका अच्छा खासा हेल्थ बर्डन भी है, बट दे आर क्वाइट निग्लेक्टेड बाय द गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो अवेयरनेस जनरेट करने के लिए और प्रॉपर मेजर्स लेने के लिए ये लिस्ट मेंटेन की जाती है बाय WHO। Identify the correct statements in context of Kala Azar in India. Number 1, Leishmania donovani is the only vector causing this disease. And the second is, sandflies of genus Phlebotomus argentipis are the only known parasites that spread this disease. तो देखो दोस्तों, इस स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट्स को देखोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि एक्चुअली थिंग्स हैपन quite interchanged in these two statements. Leishmania donovani is actually the only parasite that can spread this disease and sandfly is the only way, और इंडिया की बात हो रही है, ऊपर लिखा हुआ इंडिया की बात हो रही है, और sandfly जो है Phlebotomus argentipis की जीनस को बिलोंग करने वाली, it is the only vector that causes this disease. तो वेक्टर और पैरासाइट को ऐसे इंटरचेंज कर रखा है। और अगर मैं आपसे कहूं कि काला अजर इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन, वो भी गलत होगा, इट इज बाय अ प्रोटोजोआ पैरासाइट। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत होने से आंसर ऑप्शन डी बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, साइंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी ज्यादा डेवलपमेंट कर रही है। तो रिसेंटली दिसंबर के महीने में भारत ने एक बहुत इंपॉर्टेंट समिट को होस्ट किया विच इज कॉल्ड एज ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड इट कंक्लूडेड विद द अडॉप्शन ऑफ दिल्ली डिक्लेरेशन, जहां पर आर्टिफिशियल, ठीक है, ये यहां पर नोट कर लीजिए एवरीवन ऑन योर कॉपीज, दिल्ली डिक्लेरेशन ये बेसिकली अडॉप्ट किया। यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट होने वाले थ्रेट्स को एक्नॉलेज करते हुए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एंड रूल्स बनाने की बात की गई, और माना गया कि हाँ, इससे पहले कि टेक्नोलॉजी ब्लाइंडली बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो जाए, वी नीड टू रेगुलेट इट एंड वी नीड टू इंश्योर दैट द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर अंडर कंट्रोल, राइट। अब इसमें ये ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली है क्या? इसके समिट तो हो गया, बट एक्चुअली व्हाट दिस इज, तो इसको जून 2020 में लॉन्च किया गया था, एंड 15 मेंबर्स से 15 मेंबर्स से हु वर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ दिस पार्टनरशिप। दिस 15 मेंबर्स हैव बीन नेम्ड हियर। इनके नाम याद रखने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो एक निमोनिक आपको देता हूं। निमोनिक है जीसस क्राइस्ट अंकित सिंह स्लोली फॉर हिज गर्लफ्रेंड इन मेक्सिको, US, UK एंड यूरोप, ठीक है। तो जीसस क्राइस्ट का J और C ये क्या बन गया? जापान, ठीक है। C बन गया कनाडा, अंकित का ANNK ये बन गया क्या? ऑस्ट्रेलिया, राइट। N से बना न्यूजीलैंड, K से बना कोरिया, ठीक है। और हमें पता है कि नॉर्थ कोरिया ज्यादातर ऐसी पार्टनरशिप का मेंबर है नहीं, तो साउथ कोरिया ही होगा, राइट। अंकित के इट से क्या बन गया? इटली, राइट। सिंह से बन गया सिंगापुर, स्लोली का जो स्लो है वो बन गया स्लोवेनिया, राइट। इन जिफ ये जो GIF है, राइट, या फिर गर्लफ्रेंड इन
मेक्सिको, यूएस, यूके एंड यूरोप, राइट। तो जो GIF या गर्लफ्रेंड इन का IN ये इंडिया है, ठीक है। G जो है वो जर्मनी है, F क्या है, फ्रांस है, ME इज मेक्सिको एंड US, यूके, यूरोप। आई डोंट थिंक सो कि इसको याद करने में कोई दिक्कत रहेगी। तो दिस इज अ निमोनिक दैट यू कैन रिवाइज। ऐसी टेक्निक्स एंड टैक्टिक्स हम SIP प्लस में भी यूज करते हैं। एनरोल कर लो, बहुत फायदा रहेगा। इट्स डिफिकल्ट टू कंप्लीट और कंसोलिडेट एंटायर प्रीलिम सिलेबस ऑन योर ओन, सो इफ यू आर पार्ट ऑफ SIP प्लस, it is going to be very easy for you to not only just revise and consolidate entire information but also attempt as many questions as possible and that too correctly, right। अब इसके अंदर क्या है कि ये इनिशिएटिव से कोऑपरेशन बेसिकली हम फैसिलिटेट करते हैं आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करने में, और सरकारें, सिविल सोसाइटी, इंडस्ट्री, इनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिलता है, ठीक है। तो इस इनिशिएटिव के अंदर ऐरावत इनिशिएटिव को हाईलाइट किया गया था, डीप फेक टेक्नोलॉजी पर कुछ कंसर्न बताया था, युवा आई इनिशिएटिव भी हमारा है, उसकी भी बात की थी, डिजिटल इंक्लूजन की बात की, एंड 4 थीम्स थी इसके अंदर, रिस्पॉन्सिबल AI, डाटा गवर्नेंस, फ्यूचर ऑफ वर्क, इनोवेशन एंड कमर्शियलाइजेशन। ये याद कर लेना, 4 थीम्स बेसिकली ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम फर्दर एक्सपैंड कर सकते हैं, बट प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐरावत एंड युवा AI इनिशिएटिव इज मोर इंपॉर्टेंट। ऐरावत हमारा एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। इट इज अ फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया एंड इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल प्रोग्राम ऑन AI, राइट। AI सॉल्यूशंस को यूज करने के ऊपर इसका टारगेट है, और ये AI सॉल्यूशंस एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन और मोबिलिटी में यूज हो सकता है। जस्ट एग्जांपल के लिए दे दूं कि एग्रीकल्चर में AI कैसे यूज कर सकते हैं, कि पास्ट ट्रेंड्स, क्लाइमेट चेंज एंड एवरीथिंग, सारे इनपुट्स जब आप मशीन लर्निंग में डालोगे तो AI की मदद से आप बहुत ही क्लियरली ये जान सकते हो कि एक पर्टिकुलर स्टेट में कौन सी क्रॉप मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी दे सकती है, डबलिंग द फार्मर्स इनकम, इसके लिए हम कौन से पाथवेज को फॉलो कर सकते हैं, कौन सी क्रॉप्स को प्रमोट करवा सकते हैं, किसानों की लोकल कंडीशंस को समझते हुए वी कैन सजेस्ट सम सर्टेन मेजर्स, ठीक है। तो वहां पर AI यूज हो सकती है, राइट। एंड आप जानते हैं AI की बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, सो हर जगह पे ये उसको यूज करना चाहेगा। अब सुपर कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग स्पीड इट इज कैलकुलेटेड इन पीटाफ्लॉप्स, ठीक है। तो ऐरावत की जो कंप्यूटिंग स्पीड है इट इज 13 पीटाफ्लॉप्स। युवा AI इनिशिएटिव, इसकी अगर मैं बात करूं तो इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ नेशनल E-गवर्नेंस डिवीजन। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के अंडर ये एक डिवीजन है, और इंटेल इंडिया के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करके युवा AI बेसिकली ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। तो इट स्टैंड्स फॉर यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद AI प्रोग्राम, ठीक है। इसमें क्या है, AI की डीपर अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करेंगे, राइट। 8 से 12 स्टैंडर्ड के लोगों को वो रिक्वायर्ड माइंडसेट उनका कल्टीवेट करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि वो आने वाली इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में काफी ज्यादा काम कर सकें, उसके बारे में समझ सकें, एंड ह्यूमन सेंट्रिक डिजाइन बनेगा फॉर द AI, ठीक है, कि AI शुड बी देयर टू सर्व द ह्यूमंस, राइट। तो उसके ऊपर भी ये फोकस करेंगे। डीप फेक के बारे में आपको कुछ चीजें बता देता हूं। रश्मिका मंदना केस की वजह से भी ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया। तो इसमें देखो ऐसा है कि डीप फेक ना एक सिंथेटिक मीडिया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करता है टू मैनिपुलेट एंड जनरेट मैनिपुलेटेड ऑडियो, विजुअल एटसेट्रा, ठीक है। इसमें जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसको समझ लो, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल का जो नाम है वो है GAN, इट मींस जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क। क्यों एडवर्सरियल कहते हैं, क्योंकि इसमें ना 2 कंपोनेंट्स यूज होते हैं, राइट। 2 कंपीटिंग न्यूरल नेटवर्क्स आर देयर, एक जनरेटर है एंड द अदर वन इज डिस्क्रिमिनेटर, राइट। तो ये क्या है कि एक फीडबैक लूप बनता है, ठीक है। दिस इज अ जनरेटर, ये एक इमेज बनाता है, ये डिस्क्रिमिनेटर के पास जाती है। डिस्क्रिमिनेटर क्या है कि ओरिजिनल इमेज या इसकी जनरेट की गई इमेज की गलतियां ढूंढता है, वापस इसको कम्युनिकेट करता है, ये उन गलतियों पे काम करके वापस जनरेट करता है, राइट। दिस इज द प्रोसेस। तो मान लो किसी व्यक्ति को टॉम क्रूज दिखाना है तो AI उसकी चेहरे की मैनिपुलेशन करनी स्टार्ट कर देगा। तो फर्स्ट राउंड में गंदी सी मैनिपुलेशन करेगा, ठीक है। तो जनरेटिव ने पिक्चर जनरेट की, मान लो मैं जनरेटिव हूं, मेरा एक फ्रेंड जो है वो डिस्क्रिमिनेटर है, मैंने एक इमेज ड्रॉ की कि इस व्यक्ति जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है थोड़ा सा, ठीक है, यू कैन सी दिस ऑन द स्क्रीन, इसकी इमेज को थोड़ा सा मैंने मैनिपुलेट किया, मॉडिफाई किया और टॉम क्रूज दिखाने की कोशिश की। मेरे फ्रेंड ने मुझे गलती बताई, कहा कि इसको ठीक करो, इसको ठीक करो, इसको ठीक करो। वो जब आया मेरे पास तो मैंने वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके दोबारा जनरेट किया, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटर को फिर गलतियां पता लगी, ठीक है। तो ये लूप चलता रहता है टिल द पॉइंट जब डिस्क्रिमिनेटर कहता है कि नहीं यार ये अब टॉम क्रूज ही लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मैनिपुलेटिव इमेजेस बन सकती हैं, राइट। इस पे कई तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। एंड अगले मुद्दे पर चलते हैं। COP28, राइट, कहां पर हुआ, सऊदी अरेबिया में। यहां पर सबसे बड़ी डेवलपमेंट क्या हुई, लॉस एंड डैमेज फंड की क्रिएशन। इससे रिलेटेड
कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको फटाफट बताता हूं, मेक अ नोट ऑफ इट। लॉस एंड डैमेज फंड का जो अनाउंसमेंट था या इसको बनाने की जो बात थी, सबसे पहले COP 27 के टाइम पर हुई थी, जो शर्म एल शेख इजिप्ट में हुआ, राइट। शर्म एल शेख इन इजिप्ट, वहां पर लॉस एंड डैमेज फंड बनाने की बात की गई, लेकिन इसमें कोई पैसा नहीं दिया गया। दूसरी बात, लॉस एंड डैमेज की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन IPCC ने दी ही नहीं है। लॉस एंड डैमेज का बेसिकली मतलब होता है, या इस फंड का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कई सारे डिजास्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जान और माल का नुकसान होता है। तो जान को तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन कंट्रीज के जो माल का नुकसान हुआ है उन्हें कंपनसेट करने के लिए एक फंड बनाया जाएगा और उस फंड में से पैसे इन कंट्रीज को दिए जाएंगे ताकि वो रिक्यूपरेट कर सकें, उभर के आ सकें एक डिजास्टर के बाद। क्योंकि क्लाइमेट चेंज में कार्बन एमिशंस रिस्पॉन्सिबल हैं और माना जाता है कि ये तीन एंटिटीज, ठीक है, यूएस, यूके, यूरोप, राइट, 50% रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर हिस्टोरिक एमिशंस, ठीक है। 50% ऑफ ऑल द एमिशन सो फार आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इट इज बाय यूएस, यूके एंड यूरोपियन यूनियन। इसमें अगर आप रशिया और कनाडा को भी जोड़ दोगे तो 65% कंट्रीब्यूशन इनकी थी। इंडिया की सिर्फ 3% की कंट्रीब्यूशन है, और चाइना जो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्बन एमिशन आज की डेट में है, उसकी 11% की कंट्रीब्यूशन है हिस्टोरिकली, राइट। तो डेवलप्ड कंट्रीज का उत्तरदायित्व और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प करें जो कि इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं, राइट। लेकिन वही प्रॉब्लम वही है कि लॉस एंड डैमेज में सब्जेक्टिविटी बहुत आ जाती है। सो व्हाट एग्जैक्टली, देयर आर सर्टेन डैमेजेस कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज विच आर डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई, बट फिर भी इसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। COP 28 में $400 मिलियन इसके अंदर दिए गए हैं, जिसमें से $100 मिलियन यूरोपियन यूनियन ने दिए हैं। $100 मिलियन किसने दिए हैं? UAE ने, ठीक है। UAE ने $100 मिलियन दिए हैं एंड यूरोपियन यूनियन ने $250 मिलियन दिए हैं, ठीक है। यूरोपियन यूनियन ने क्या दिए हैं? $250 मिलियन। एंड लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, COP 28 जो है दुबई में हुई थी। आई एम सॉरी फॉर द एरर, ठीक है, मेरे से कोई भी गलती हो, आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट, ठीक है। ये गलती आपने नहीं करनी। तो UAE, राइट, होस्ट, ठीक है, होस्ट होने की वजह से $100 मिलियन इन्होंने यहां पर दिए, ठीक है। अब आगे इसकी डिस्कशन करूं तो यूएस ने $17.5 मिलियन दिए, विच इज नॉट सो मच, एंड ये जो फंड है इट विल बी मैनेज बाय वर्ल्ड बैंक। डेवलपिंग कंट्रीज ने इस पे ऑब्जेक्शन पहले रेज की थी, उन्हें लगता था कि वर्ल्ड बैंक के हाथ में अगर इसकी मैनेजमेंट रहेगी तो अगेन डेवलप्ड नेशंस ही दे विल पुल द ऑल शॉट्स और इसके फंड की मैनेजमेंट में उन्हीं की चलेगी। लेकिन बाद में जाकर इन्होंने ये टर्म्स मान ली। पेपर में ऐसा सवाल आ सकता है, 2 स्टेटमेंट से करेक्ट ढूंढनी है। लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में कह रहे हैं कि इट्स $1 ट्रिलियन फंड एस्टैब्लिश्ड बाय UNFCCC गेटिंग रिसीप्ट्स फ्रॉम एनेक्चर 1 कंट्रीज। तो देखो $1 ट्रिलियन या ऐसा कोई फंड नहीं है, इसमें कॉर्पस डाल रहे हैं। एग्जैक्टली इसमें कितना अमाउंट होना चाहिए इसको लेकर कोई फाइनलाइजेशन नहीं की गई अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के अंदर, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाती है। सेकंड कह रहा है इट विल बी मैनेज बाय वर्ल्ड बैंक, ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो आंसर हमारा ऑप्शन बी है। इंडिया ने आर्कटिक में अपनी पहली विंटर एक्सपेडिशन भेजी, तो हिमाद्री का जो हमारा रिसर्च स्टेशन आर्कटिक नॉर्थ पोल के पास मौजूद है। नाउ इट इज इक्विप्ड टू सपोर्ट द ऑपरेशंस ड्यूरिंग पोलर नाइट्स। पोलर रीजन्स में आप जानते हैं 6 महीने दिन 6 महीने रात, ठीक है। तो हमारा एक रिसर्च स्टेशन है कॉल्ड एज हिमाद्री, आर्कटिक रीजन में है, यानी कि नॉर्थ पोल अपॉलॉजीज, आर्कटिक रीजन में है यानी कि नॉर्थ पोल में, ठीक है। एंड इट इज सिचुएटेड नियर नाई एलिसन, राइट। नॉर्वेजियन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स वहां पर जो नॉर्थ पोल के पास है, उनमें से एक आइलैंड के पास ये मौजूद है, राइट। एंड ये अब हमें इक्विप करेगा जिससे कि हम रात में भी, पोलर नाइट्स में भी अपने रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं, राइट। आर्कटिक में हमारी प्रेजेंस और ये जो रीसेंट डेवलपमेंट है इट विल हेल्प अस बेटर टू अंडरस्टैंड द चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ आर्कटिक, जिससे कि हम क्लाइमेट चेंज, स्पेस वेदर, सी आइस, ओशन सर्कुलेशन डायनामिक्स और इकोसिस्टम की एडाप्टेशंस को भी बेहतर समझ सकते हैं। आर्कटिक के टेम्परेचर पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ता जा रहा है और आर्कटिक की कूलनेस या उसकी कोल्डनेस ही पूरी दुनिया के क्लाइमेट को रेगुलेट करती है। अभी हमें दिख रहा है कि आर्कटिक में जो टेम्परेचर है ना, एवरेज टेम्परेचर, ये 4 डिग्री सेल्सियस से राइज हुआ है ऑन एन एवरेज फॉर द लास्ट 100 ईयर्स, एंड 2023 was the warmest year on record। तो पूरी दुनिया का ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर वी आर ट्राइंग टू मेंटेन इट अंडर 1.5 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टाइम्स, लेकिन आर्कटिक में पता लग रहा है कि ये ऑलरेडी 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा वार्म हो गया है, एंड इट इज गोइंग टू हैव वाइड रेंजिंग रैमिफिकेशंस फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। आर्कटिक सी आइस की बात करें तो इट इज डिक्लाइनिंग एट अ रेट ऑफ 13% पर डेकेड। 13% प्रति 10 साल में आर्कटिक सी आइस डिक्लाइन हो रही है और द वर्ल्ड इज डूम्ड, ठीक है। ये अगर जल्द ही कुछ किया ना गया
तो दुनिया का तबाही हो सकती है। तभी आप देखोगे कि यूरोप के बहुत से क्लाइमेट एक्टिविस्ट एक्चुअली टाइम टू टाइम कोई ना कोई हरकत करते रहते हैं। अभी रिसेंटली मोनालिसा की पेंटिंग पर कोई पता नहीं खाना वगैरह गिरा दिया था इन्होंने, ठीक है। अब आर्कटिक जो है, आर्कटिक में चेंजिंग डायनामिक्स क्या क्या असर या खामियाजा हो सकता है, तो जैसे कि ट्रॉपिकल सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है, इट इज लीडिंग टू हायर प्रेसिपिटेशन इन ट्रॉपिक्स, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी शिफ्ट हो जाती है और एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स हमें नजर आ रहे हैं। आर्कटिक में वाइल्ड वेदर आ रहा है और माइल्ड वेदर हो रहा है। माइल्ड वेदर की वजह से आर्कटिक आइस शीट्स दे आर मेल्टिंग। इन आर्कटिक आइस शीट्स के मेल्ट होने से व्हाट इज हैपनिंग कि उस शीट्स के नीचे बहुत सारे ना मिनरल रिसोर्सेज थे, इवन हाइड्रोकार्बन्स हैव बीन फाउंड देयर, ठीक है। तो उसमें पहले ये रिसोर्सेज दबे पड़े थे, अब उसकी मेल्टिंग की वजह से वहां पर पता लग गया रिसोर्सेज हैं, उनको टैप करने की एक रेस स्टार्ट हो रही है, तो ये आर्कटिक रश कहलाया जाता है, ठीक है। आईटीसीजी एक कॉन्सेप्ट है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी एक्सप्लेन्ड इन फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी इन योर एनसीईआरटीज, या फिर हमारी स्टैटिक एनसीईआरटीज, सिंप्लीफाइड एनसीईआरटीज की 5 बुक्स जो हैं उनको पढ़ दो, दोनों में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। हमारी बुक में बल्कि ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये एक लो प्रेशर बेल्ट होती है इक्वेटर के पास, जहां पर ट्रेड विंड्स ऑफ नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर दे मीट टुगेदर। आईटीसीजी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस फिनोमिना, और जो इसका शिफ्ट होता है इट शिफ्ट्स विद द रिलेटिव मूवमेंट ऑफ सन। आप जानते हैं कि नॉर्दर्न समर के टाइम पर सन इज वर्टिकली ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड सदर्न समर्स के टाइम पर इट गोज टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो इसी रिलेटिव मूवमेंट की वजह से आईटीसीजी शिफ्ट होती है, और आईटीसीजी शिफ्ट होने से मॉनसून जैसे फिनोमिना भी हमें देखने को मिलते हैं, राइट। अब यहां पर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन बता देता हूं। रशिया का ना एक पोर्ट है, पोर्ट ऑफ मुर्मांस्क। अभी रिसेंटली यहां से हमारा भारत का कार्गो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। कहा जा रहा है कि आर्कटिक आइस के मेल्ट होने से नॉर्दर्न सी रूट की रेलिवेंस बढ़ेगी, क्योंकि यूजुअली ये क्या होता था, यूजुअली फ्रोजन पोर्ट्स होते थे, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से यहां पर काफी ज्यादा मेल्टिंग होने से ये पोर्ट्स अब रिलेटिवली ज्यादा यूज में आ सकते हैं, ठीक है। तो इसकी सिग्निफिकेंस आने वाले टाइम पर बढ़ सकती है, एंड दिस इज द रीजन फॉर इंडियाज राइजिंग इंटरेस्ट इन आर्कटिक रीजन, ठीक है। 40% ऑफ द ग्लोबल रिजर्व्स ऑफ ऑयल एंड गैस ये माना जा रहा है कि अनटैप्ड हैं, और ये आर्कटिक रीजन में पाए जा सकते हैं। स्वालबार्ड ट्रीटी ये वो ट्रीटी है जिससे कि नॉर्वे की गवर्नमेंट ने आर्कटिक रीजन के आसपास के अपने आर्कीपेलेगो पे ये इंश्योर किया कि इसको मिलिटराइज नहीं किया जाएगा, और इसके जो रिसोर्सेज है यहाँ पर ओपनली यूज किए जाएंगे, एंड रिसर्च पर्पस के लिए यहाँ पर कैसे कंट्रीज को बिहेव करना है एंड हाउ दैट रिसर्च विल बी कंडक्टेड उसको लेकर ट्रीटी है। इंडिया इज ऑल्सो अ सिग्नेटरी ऑफ दिस ट्रीटी, एंड तभी से हम आर्कटिक के ऊपर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। और नॉर्दर्न सी रूट की बात करूं तो ये सी रूट एक्चुअली, ये सी रूट ना कुछ इस तरह से जाता है, ये नॉर्दर्न सी है, ठीक है। दिस इज बेरिंग स्ट्रेट को क्रॉस करके साउथ ईस्ट एशियन नेशंस और यूरोप के बीच में ये सी रूट शॉर्टेस्ट सी रूट है, ठीक है। इंडिया भी आगे जाकर कनेक्ट हो जाता है इससे, राइट। एंड ये इसकी सिग्निफिकेंस है कि शॉर्टेस्ट सी रूट होने के कारण, राइट, इसकी सिग्निफिकेंस आने वाले समय में बढ़ेगी, और आर्कटिक आइस मेल्ट होने से यू कैन सी मोर एक्टिविटी गोइंग ऑन हियर। आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो गरबा को यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में इंक्लूड कर लिया गया है, जिसके बाद हमारी अब 15 ऐसी चीजें हैं जो यूनेस्को की इस लिस्ट में हैं। गरबा की बात करें तो गुजरात स्टेट के साथ, ठीक है, स्टेट ऑफ गुजरात के साथ इसको एसोसिएट किया जाता है। इट इज एसोसिएटेड विद द ऑनरिंग ऑफ माँ दुर्गा, ठीक है। नवरात्रों में इसको हम ऑब्जर्व करते हैं तो माँ दुर्गा के साथ भी एसोसिएटेड है। सिंगिंग होती है इसमें, म्यूजिक इसमें इंक्लूड होता है, ढोलक या ढोल यूज करते हैं हम, और कई बार वो सिंबल्स का भी इस्तेमाल होता है। तालियां भी इसमें खूब बजाई जाती हैं, ठीक है। तो ये कुछ स्टैटिक फालतू फैक्ट्स प्रीलिम से कई बार पूछ लिए जाते हैं। वन इंपॉर्टेंट थिंग कि गरबा, दिस डांस इज एक्चुअली टू सेलिब्रेट द फर्टिलिटी एंड ऑनर ऑफ वुमेनहुड, ठीक है। ईश्वर ने नया इंसान क्रिएट करने की शक्ति महिलाओं को दी है, ठीक है। एक महिला एक पुरुष को जन्म दे सकती हैं, ठीक है, और महिला को भी जन्म दे सकती हैं, जननी है वो, राइट। तो जो गरबा डांस है ये माँ दुर्गा के आदर के साथ साथ एक स्त्री के आदर को भी दर्शाता है, ठीक है। स्त्री की जो फर्टिलिटी है, हर पावर टू रिप्रोड्यूस, ठीक है, उसको भी ये रिस्पेक्ट करता है, दर्शाता है। एक और रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे देता हूं। यूनेस्को की ना एक कमिटी है कॉल्ड एज इंटर गवर्नमेंटल कमिटी ऑफ यूनेस्कोस 2003 कन्वेंशन फॉर सेफगार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज फॉर 2022-2026 साइकिल में इंडिया भी अब इसका पार्ट है, ठीक है। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कमेटी है। 2022 से 26 के साइकिल में भारत भी इसका पार्ट बन गया है। इससे पहले 2006 से 10 में भी था, 2014 से 18 में भी था, ठीक है। इसमें 24 मेंबर्स होते हैं यूजुअली, ठीक है, 24 मेंबर्स, और मेंबर्स ना रोटेट करते रहते हैं,
ठीक है, दे मेंबर्स दे कीप ऑन रोटेटिंग, राइट। तो 4 साल के टाइम पीरियड के लिए ये मेंबर्स बनते हैं, ठीक है। एंड ये जो मेंबर्स इसमें आते हैं 24 मेंबर्स, ये यूएन जनरल असेंबली, बेसिकली जनरल, नॉट यूएन जनरल असेंबली, जनरल असेंबली ऑफ कन्वेंशन इनको इलेक्ट करती है और इक्वल ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इसकी रहती है, ठीक है। तो ये गरबा के बारे में था। ये कुछ और हमारी लिस्ट्स हैं of intangible sites, not sites, intangible cultural heritage which is there in UNESCO's list, ठीक है। You can go through them and ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, करेक्ट पेयर को आइडेंटिफाई करना है। लेफ्ट साइड पर इंटेंजिबल हेरिटेज है, राइट साइड पर एसोसिएटेड स्टेट है। संकीर्तन कहा है मिजोरम, नो दिस इज मणिपुर, राइट। मुद्दीयट्टू इज नॉट ओडिशा, इट इज केरला। गुजरात गरबा के साथ एसोसिएटेड है, सो ए इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे चलते हैं, राम टेम्पल की कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देख लेते हैं। राम टेम्पल में ना कुछ मटेरियल यूज के बारे में बात की गई, तो इस न्यूज में ना एक इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो ये है कि राम टेम्पल में ना आयरन को यूज ही नहीं किया और कंक्रीट को बहुत ज्यादा यूज नहीं किया, ठीक है, क्योंकि माना जाता है कि इन दो मटेरियल से एक बिल्डिंग की लाइफ कम हो जाती है। तो ट्रेडिशनली आप देखोगे कि हमारे कल्चर में जो स्टोन टेम्पल्स हैं उनकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, स्टोन टेम्पल्स की लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है। तो राम मंदिर में भी स्टोन्स का ही इस्तेमाल किया गया है। जो मेन टेम्पल का स्ट्रक्चर है वो पिंक सैंडस्टोन से बनाया गया है, जो कि राजस्थान के भरतपुर से लिया गया है, ठीक है। जो सैंक्टम सैंक्टोरम है, ठीक है, जो मेन टेम्पल है सैंक्टम सैंक्टोरम, राइट, गर्भगृह, उसको पिंक सैंडस्टोन से बनाया गया है फ्रॉम राजस्थान भरतपुर। और जो इनले वर्क हुआ है अंदर की साइड पर, ठीक है, ये जो प्लिंथ बनती है, प्लिंथ ये इस तरह के बनेरों को कहा जाता है, ये प्लिंथ बनाने के लिए मकरान मार्बल, ठीक है, कलर्ड और मकरान मार्बल का इस्तेमाल किया जा रहा है। 44 दरवाजे, ठीक है, 14 गोल्ड प्लेटेड दरवाजे रहेंगे, इनमें से टीक वुड से बने हैं ये दरवाजे, जिनको बालर शाह एंड अल्लापल्ली फॉरेस्ट से प्रोक्योर किया गया है ये टीक वुड को, ठीक है। इसी के साथ साथ राम मंदिर में सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी पूरा ध्यान दिया गया है। इस मंदिर में खुद का अपना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, फायर सर्विस और एक इंडिपेंडेंट पावर स्टेशन होगा, जिससे कि बिजली भी अंदर ही प्रोड्यूस हो जाएगी। बहुत जोरों शोरों से सभी लोग इसमें काम कर रहे, जिसकी वजह से 22 जनवरी को फाइनली हमारा प्राण प्रतिष्ठा संपूर्ण हुआ, ठीक है। रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है, तो आपको मैं सजेशन दूंगा कि हमने जनवरी की कंपाइलेशन में रिवाइज कर लिया था। नगरा स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर के कॉन्टेक्स्ट में 2 स्टेटमेंट्स हैं, करेक्ट आइडेंटिफाई करनी है। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि दीज टेंपल्स हैव इलैबोरेट बाउंड्री वॉल्स और गेटवेज, एंड सेकंड इज सेइंग द गर्भगृह इज ऑलवेज लोकेटेड डायरेक्टली अंडर टॉलेस्ट टावर। तो जो इलैबोरेट बाउंड्री वॉल्स होती है ना, ये दिस इज अ फीचर ऑफ द्रविड़ा स्कूल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर। तो नगरा इज द नॉर्थ इंडियन स्टाइल, ये यहां पर नहीं होता, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड इज ट्रू, तो बी इसका करेक्ट आंसर बन गया। तो दोस्तों यहां पर आपसे विदा चाहूंगा, आज के सेशन में इतना ही। तो वी आर डन विद जनवरी एंड दिसंबर रिवीजन। नाउ नवंबर की रिवीजन हम कमिंग वीक में करेंगे, उसकी वीडियो बहुत जल्द शेयर हो जाएगी, राइट। एंड ड्यू टू सम वेरी अर्जेंट रीजंस आई हैव टू टेक अ स्मॉल लीव, राइट। बहुत जल्द कमिंग वीक में आपके साथ फिर से हाजिर होऊंगा। Till then, keep practicing, keep revising. Do join the CS Live group and use the code CS Live to get the maximum discount on all the courses and books of Study IQ. All the best friends, जल्दी मिलते हैं। Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।